स्वागत है आप सभी का नए एक वीडियो लेक्चर में। पीएसए के आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 वॉल्यूम 6 और वॉल्यूम 7 के इसमें क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 2 वीडियोस हम पहले भी कर चुके हैं टॉपिक्स के ऊपर और 2 वीडियोस हम आगे और करेंगे। टोटल 5 या 6 वीडियोस आपकी बनेंगी जिसमें आपके 600 से 700 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और ये क्वेश्चंस मैंने अपनी मर्जी से नहीं करवाए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो पूछे गए हैं उनसे संबंधित जितने भी टॉपिक बनते थे उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इन वीडियोस में कवर किया है। तो आप इनको बिल्कुल अच्छे से करेंगे, ये आपके एग्जाम में ज़रूर रिपीट होंगे। यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आप एग्जाम में, आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथ में जो भी रेगुलर क्लासेस हमारी चल रही हैं आपको जुड़ना है तो मैसेज कर देना है, जिसमें आपके पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस और पीएसए के बैचेस जो है वो चलते हैं, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं, पीडीएफ फाइल्स दी जाती है हर एक टॉपिक के लिए और साथ में आपके डेली एग्जाम लिए जाते हैं और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। और आप देख सकते हैं इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाते हैं, इनकी पीडीएफ फाइल्स भी दी जाती हैं और 40-40 क्वेश्चन पेपर भी करवाए जाते हैं। ठीक है, जो बहुत बड़ी बात होती है, आप करके जाते हैं एग्जाम में, आपको कहीं पर भी ना मैथ, जीके, रीजनिंग किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप जुड़ के उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पीएसए के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इससे पहले आपके पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के लिए भी कर लिए हैं। ठीक है, हमने लगभग 250 क्वेश्चन आपके आईटी मॉडर्नाइजेशन के लिए भी कर लिए। आपने नहीं देखे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, चैनल का रिव्यू कर सकते हैं, मिल जाएंगी आपको सारी वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, व्हेन एन इंश्योर्ड फॉरेन पार्सल इज रीडायरेक्टेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, जब भी आपका बीमित विदेशी पार्सल एक देश से दूसरे देश में रीडायरेक्ट किया जाता है, पुनः निर्देशित किया जाता है, ए फ्रेश इंश्योरेंस फी बिकम पेएबल फॉर ईच सच ट्रांसमिशन, ऐसे प्रत्येक प्रसारण के लिए नई इंश्योरेंस फीस आपको देनी पड़ेगी। जो बीमा शुल्क है वो आपको दोबारा से देना पड़ता है। आगे है आपके पास क्वेश्चन, कंप्लेंट्स विद रिगार्ड टू फॉरेन पोस्ट मस्ट बी सबमिटेड बिफोर लैप्स ऑफ, यहाँ पे हमें बताना है कितने समय के भीतर, फ्रॉम डे ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग के दिन से कितने समय के भीतर अगर आपको कंप्लेंट करनी है किस चीज़ के बारे में, फॉरेन पोस्ट के किसी भी आर्टिकल के बारे में करनी है तो कितने समय के भीतर आपको करनी होगी, पोस्टिंग के दिन से 1 साल के भीतर। ठीक है, पोस्टिंग के दिन से 1 साल के भीतर आपको जो भी कंप्लेंट है, आपकी जो भी शिकायत है वो कर देनी है, नहीं तो फिर उसके बाद किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी, ना ही आपकी कोई सुनवाई होगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इफ अ फॉरेन पार्सल कुड नॉट बी डिलीवर्ड टू फॉरेन एड्रेसी इट इज रिटर्न टू सेंडर। अब कोई भी फॉरेन पार्सल है जिसका वितरण फॉरेन एड्रेसी विदेशी प्राप्तकर्ता को ना हो सका, उसको सेंडर को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन सेंडर को वापस कैसे किया जाएगा, आफ्टर पेमेंट ऑफ रिटर्न चार्जेस, उसके वापसी शुल्क के भुगतान के ऊपर ही। ठीक है, पहले उसको उसके वापसी शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा तभी उसका वितरण किया जाएगा। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी आप फॉरेन में पार्सल भेजते हैं तो वो सिर्फ उसकी आउटवर्ड जर्नी को कवर करता है। आउटवर्ड जर्नी मतलब कि यहाँ से मान लीजिए ऑफिस ऑफ पोस्टिंग है, ये ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन है, आपने यहाँ से बुक कर दिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस जगह से लेकर इस कार्यालय तक ही उसके चार्जेस जो हैं वो लिए जाते हैं। अब यहाँ से इस कार्यालय से उसको रीडायरेक्ट करना है, आगे भेजना है, क्या करना है, वापस भेजना है, उसके लिए आपको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि फॉरेन पार्सल है, विदेशी एड्रेसी को प्राप्तकर्ता को उसका वितरण ना हो सका, अब सेंडर को वो वापस आएगा तो यहाँ से आउटवर्ड जर्नी के चार्जेस तो मान लीजिए वो दे चुका है सेंडर, लेकिन उसके वापस आने के भी उतने ही चार्जेस लगते हैं नॉर्मली जितने भेजने के लिए लगते हैं, तो वो चार्जेस सेंडर को देने पड़ेंगे। आगे है आपके पास, फॉरेन पोस्ट टर्म लेटर पोस्ट इंक्लूड। तो फॉरेन पोस्ट में 2 ही श्रेणियां आती हैं, एक लेटर पोस्ट होती है, एक पार्सल पोस्ट होती है। लेटर पोस्ट में कौन कौन सी आती हैं? पार्सल पोस्ट में सिर्फ पार्सल आता है, लेटर पोस्ट में बहुत सारे आते हैं, पत्र आते हैं, आपके पोस्ट कार्ड आते हैं, प्रिंटेड पेपर्स जिसमें आपके बुक और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, RNP क्या होता है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, स्मॉल पैकेट, अंधसीते पैकेट, ये सभी शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स आर डिटेन्ड कन्फिस्केटेड अकॉर्डिंग टू लॉ द वन हु इज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर इट इज।
कोई भी विदेशी लेख है जिसको क्या कर लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है। डिटेन करना इनके रोकना, कन्फिस्केट करना, जब्त कर लिया गया है किसी भी कानून के उल्लंघन में, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए जिम्मेदारी किसकी बन जाएगी, या तो सेंडर की या एड्रेसी, दोनों की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, दोनों में से किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। पोस्ट ऑफिस की कोई भी जिम्मेदारी यहाँ पे नहीं रहेगी। मान लीजिए कोई आपने आर्टिकल भेजना है, पोस्ट ऑफिस ने उसको ट्रांसमिशन के लिए एक्सेप्ट कर लिया, इस चीज़ के बावजूद भी एड्रेसी या सेंडर जो है वो इस चीज़ से, ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कि अगर उसमें रास्ते में वो पकड़ा जाता है किसी कानून के उल्लंघन में, तो इस चीज़ से रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपका एड्रेसी या सेंडर बच नहीं सकता है, उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स मे बी सेंट इंटरनेशनली थ्रू, आप स्मॉल क्वांटिटी में आप कोई भी, यानी कि छोटी मात्रा में आप कोई भी सामान भेजना चाहते हैं तो आप स्मॉल पैकेट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशली इसके लिए ही बने होते हैं, या फिर पार्सल पोस्ट के ज़रिए भी भेजा जा सकता है। अंडर फॉरेन पोस्ट प्रिंटेड पेपर कंटेनिंग ओनली बुक्स एंड पैम्पलेट्स कैन बी सेंट अप टू, फॉरेन पोस्ट में आप प्रिंटेड पेपर्स भेजना चाहते हैं जिसमें आपकी क्या किताबें हैं या फिर पैम्पलेट्स हैं, कितने किलोग्राम तक भेजे जा सकते हैं, 5 किलोग्राम तक भेजे जा सकते हैं। ठीक है, पैम्पलेट्स और बुक्स वाले प्रिंटेड पेपर्स को 5 किलोग्राम तक भेजा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मैक्सिमम वेट ऑफ फॉरेन पार्सल इज, एक पार्सल हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपकी स्पीड पोस्ट हो जाएगी, उसके बाद आपका ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका लेटर हो जाएगा। इन सभी के लिए इनलैंड और फॉरेन में वेट लिमिट सेम है। हर एक वीडियो में बोलता हूँ, आपसे इनलैंड में पूछी जाए, आपसे फॉरेन में पूछी जाए, सेम ही वेट लिमिट रहेगी, कोई इसमें चेंज नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इन केस सर्विस टू ए कंट्री इज सस्पेंडेड विच चार्जेस कैन बी रिफंडेड टू सेंडर, किसी भी देश के लिए कोई भी सर्विस सस्पेंड हो जाती है, सस्पेंड मतलब वो रुक जाती है, बंद हो जाती है। ऐसी स्थिति में मान लीजिए आपने आर्टिकल को पोस्ट कर दिया, आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि सर्विस ही सस्पेंड हो गई, बंद हो गई, ऐसी स्थिति में आपको कौन कौन से चार्जेस रिफंड किए जा सकते हैं। एयर चार्जेस आपको रिफंड किए जाएंगे, स्पेशल चार्जेस जो भी लिए जाएंगे, पोस्टेज चार्जेस जो भी लिए जाएंगे, ये सारे ही आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। आगे आपके पास सब पोस्ट ऑफिस में डिस्पोज ऑफ इट्स सरप्लस फंड्स बाई, अब किसी भी मान लीजिए सब ऑफिस की जो लिमिट है वो 50,000 रुपये है, सरप्लस फंड का क्या मतलब हो गया, उसके पास डिपॉजिट हो गया 1 लाख रुपया। अब क्या हो गया, उसकी लिमिट थी 50,000, डिपॉजिट हो गया उसके पास 1 लाख रुपये, यानी कि उसके पास अब सरप्लस फंड हो गया, एक्सेट्रा फंड हो गया, कितने हो गया, 50,000 रुपये। अब ये जो 50,000 रुपये है वो उसका कैसे निपटान करेगा, रेमिटेंस टू बैंक और ट्रेजरी इफ अटैच टू ट्रेजरी, अगर तो वो खजाने से जुड़ा हुआ है तो वो बैंक स्टेशन या ट्रेजरी में जमा कर सकता है। दूसरा यहाँ पे वो क्या कर सकता है, रेमिटेंस टू अदर सब ऑफिस, यहाँ पे आर नहीं है, आर लिख लेना, रेमिटेंस टू अदर सब पोस्ट ऑफिस, या फिर वो दूसरे सब ऑफिस को दे सकता है, रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, या फिर वो हेड ऑफिस को भेज सकता है, प्रेषित कर सकता है। अब दूसरी चीज़, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अगर एसओ के पास, पोस्ट ऑफिस के पास कम फंड बचते हैं जो उसकी ज़रूरत के हिसाब से कम है, तब कैसे किया जाएगा, तब इसका रिवर्स हो जाएगा। तो वो क्या कर सकता है, अगर तो वो बैंक और ट्रेजरी स्टेशन के ऊपर है तो वो बैंक से ले सकता है, या फिर वो सब ऑफिस से ले सकता है, किसी दूसरे सब पोस्ट ऑफिस से ले सकता है, या फिर हेड ऑफिस से मंगवा सकता है। तो इन सभी तरीक़ों से वो अपनी कमी जो भी होगी उसको पूरा कर पाएगा। अगला है आपके पास, which accounts cannot be operated by the nominee by transferring it in his own name after claim settlement। claim settlement कब होती है, जब भाई डेथ वगैरह हो जाती है उसके बाद क्लेम सेटलमेंट होती है, तो कौन सा अकाउंट को नॉमिनी जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, ऑपरेट नहीं कर सकता है। मंथली इनकम स्कीम को इसको छोड़ दो भी, क्योंकि ये क्या है, आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हम करेंगे उसकी वीडियोस भी उसमें ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, एनएलएसजी, एलएसजी की फुल फॉर्म क्या होती है, लोअर सिलेक्शन ग्रेड। तो एक कोई भी लोअर सिलेक्शन ग्रेड ऑफिशियल है जो क्या कर रहा है, वर्किंग एज अ पोस्ट मास्टर इन एचएसजी हाई सिलेक्शन ग्रेड 2 सब पोस्ट ऑफिस, कोई भी आपका कौन सा लोअर सिलेक्शन ग्रेड का ऑफिशियल है, अधिकारी है, वो काम कर रहा है आपके हाई सिलेक्शन ग्रेड 2 सब पोस्ट ऑफिस में एज अ पोस्ट मास्टर, may sanction a claim case of RD account without nomination and without legal evidence up to the limit of, तो वो इसमें क्या कर सकता है, आरडी का कोई भी क्लेम केस है तो वो कितनी लिमिट तक उसको सैंक्शन कर सकता है, अगर उसमें नॉमिनेशन या लीगल एविडेंस जो है वो नहीं है तो 1 लाख रुपए तक कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपके पास, लीगल एविडेंस फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम केसेस, क्लेम केस को सेटल करने के लिए जो लीगल एविडेंस होते हैं वो कौन कौन से हैं, सक्सेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोवेट ऑफ विल, ये सभी होते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपके पास, विंडो ऑफ मेल वैन ऑफ सेक्शन शुड बी केप्ट क्लोज। किसी भी अनुभाग की जो मेल वैन होती है उसकी विंडोज खिड़कियां कब बंद रखनी चाहिए? व्हेन ट्रेन इज ड्रोन अप एट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म टिल दी ट्रेन स्टार्ट। तो जब ट्रेन क्या आ जाती है, रेलवे स्टेशन पर आ जाती है, उस समय से लेकर जब तक वो चलती नहीं है तब तक मेल वैन की खिड़कियां बंद रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच रिकॉर्ड ऑफ आरएमएस रेलवे मेल सर्विस के कौन से रिकॉर्ड को इज नॉट डिस्ट्रॉयड विदाउट स्पेशल परमिशन ऑफ हेड ऑफ सर्कल। सीपीएमजी की विशेष अनुमति के बिना नष्ट नहीं किया जा सकता है, उनको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। वर्क पेपर्स रिगार्डिंग विच इंक्वायरीज इन प्रोग्रेस एंड केस नोट फुली डिसाइडेड। तो ऐसे कार्यपत्र जिनके बारे में कोई भी इंक्वायरी अभी चल रही है, ठीक है, कोई आपका ऐसा सीन हो गया है जिसके बारे में इंक्वायरी चल रही है, उससे संबंधित जो भी कार्यपत्र होंगे वो अभी, और साथ में कोई भी ऐसा केस, ठीक है, जो अभी तक पूरी तरह से उसका निर्णय नहीं हुआ है, तो उसके जो वर्क पेपर्स होंगे उनको हेड ऑफ सर्कल की स्पेशल परमिशन के बिना नष्ट नहीं किया जा सकता है। दूसरा है आपके पास ऑर्डर बुक ऑफ रिकॉर्ड ऑफिस या फिर रिकॉर्ड कार्यालय की जो आदेश पुस्तिका होती है, उसके बाद नॉमिनल रोल ऑफ टोकन होल्डर्स। टोकन होल्डर्स जो होते हैं उनका नॉमिनल रोल, तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी को हेड ऑफ सर्कल की स्पेशल परमिशन के बिना नष्ट नहीं किया जा सकता है, हेड ऑफ सर्कल से परमिशन लेके किया जाएगा। मेटल टोकन इज रिटर्न्ड बाई सोर्टिंग असिस्टेंट वैन। अब ये जो मेटल टोकन होते हैं इनका यूज़ कौन करता है? सोर्टिंग असिस्टेंट करते हैं। अब ये सोर्टिंग असिस्टेंट जो होते हैं कब इनको वापस कर देंगे? वैन यहाँ पे लिखा हुआ प्रोसीड्स ऑन लीव, जब वे छुट्टी पर जाएंगे तब करेंगे। ट्रांसफर्ड टू अनदर हेड रिकॉर्ड ऑफिस, या फिर दूसरे हेड रिकॉर्ड ऑफिस में उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। डिसमिस्ड रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस, या फिर उनकी सर्विस से, उनकी सेवा से उन्हें निकाल दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तब भी उन्हें वो टोकन होल्डर जो भी मेटल टोकन्स होंगे उनको वापस करने पड़ेंगे। अगला है आपके पास, रजिस्टर ऑफ रिपेयरेबल बैग इज मेंटेन्ड बाई सर्कल बैग ऑफिस। तो रिपेयरेबल बैग का रजिस्टर जो होता है, ठीक है, मरम्मत योग्य जो भी बैग होते हैं उनका जो रजिस्टर होता है वो कौन रखेगा? सर्कल बैग कार्यालय के द्वारा रखा जाता है। डेट स्टैम्प एंड सील्स ऑफ अ सेट और सेक्शन और मेल ऑफिस शुड बी दैट ऑफ द डे ऑफ विच वर्किंग आवर्स ऑफ द सेट बिगिन। क्या मतलब है? अब किसी भी, अब आपको पता है जो भी आपकी मोहर वगैरह होती है या सील वगैरह होती है, आप उसमें डेट्स चेंज करते हैं, तारीख को चेंज करते हैं। अब यहाँ पे वही चीज़ पूछी गई है कि कोई भी डेट स्टैम्प है या कोई भी सील है किसी भी सेट की, ठीक है, अनुभाग के किसी भी सेट की या अनुभाग की है, तो उसमें क्या किया जाता है, कौन सी तारीख होनी चाहिए? तो जिस दिन, ठीक है, जो आपका दिन है जिसके वर्किंग आवर्स अभी चल रहे हैं उसी दिन की उसमें डेट होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका क्या है, सेक्शन है, कोई भी डाक कार्यालय है, कोई भी सेट है, उसकी डेट स्टैंप और सील पर कौन सी डेट होनी चाहिए? डे ऑन विच वर्किंग आवर्स ऑफ द सेट बिगिन। तो जिस सेट के वर्किंग आवर्स जो है वो शुरू हो रहे हैं, ठीक है, जिस दिन के वर्किंग आवर्स शुरू हो रहे हैं उसी की तारीख उस पर मोहर या जो भी सील होगी उसके ऊपर होनी चाहिए। अगला है आपके पास, पोस्ट मास्टर्स ऑर्डर बुक शुड बी torn up and sold as waste paper after how much time period of preservation। तो कितने समय के बाद पोस्ट मास्टर की आदेश पुस्तिका को फाड़ कर सोल्ड कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है वेस्ट पेपर, रद्दी पेपर के रूप में 3 वर्ष के बाद, ठीक है। प्रिजर्वेशन पीरियड कितना है इसका? 3 वर्ष, उसके बाद इसको रद्दी में बेच दिया जाएगा। If a voucher that is required in support of any entry in a daily account, DTR ध्यान रखना, DTR क्या होता है, बड़ी जगह पे आता है, DTR होता है डेली आपका जो भी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है उसमें, इज नॉट सबमिटेड बाई ब्रांच और सब ऑफिस द एक्शन ऑफ सब अकाउंट PA इज। तो यहाँ पे क्या चीज़ बोली गई है, मान लीजिए कोई भी एंट्री है आपके डेली अकाउंट में जिसके लिए वाउचर नहीं आपने भेजा, सबमिट नहीं किया और उसकी ज़रूरत है, तो ब्रांच ऑफिस है, सब ऑफिस जो भी होगा, तो जो सब अकाउंट PA है वो क्या एक्शन लेगा इस चीज़ बारे में? एडमिटेड एंड शुड बी कॉल्ड अपॉन दी नेक्स्ट SO स्लिप और BO स्लिप फॉर सबमिशन। तो वो क्या कर लेगा, उस डेली अकाउंट को एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसा नहीं है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन वो क्या करेगा, SO और BO को बोलेगा कि आप जब भी नेक्स्ट SO स्लिप भेजेंगे, इनके अगले दिन या जब भी भेजी जाएगी, तो उसके साथ वो आप जो भी वाउचर चाहिए वो साथ में भेजेंगे, ठीक है। जो छूट गया उसको साथ में भेज सकते हैं। अगले आपके पास SCWF फुल फॉर्म। SCWF फुल फॉर्म क्या है इसकी? सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। SB83 क्या होता है? एप्लीकेशन फॉर्म यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र, ठीक है, ये क्या बोला गया, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। तो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है SB83।
अगला है आपके पास बट इज SAS एजेंट। SA एजेंट क्या होता है? जो भी आपके RD वगैरह के या आप TD वगैरह के एजेंट होते हैं पोस्ट ऑफिस में, इनको क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड एजेंसी सिस्टम एजेंट इनको कहा जाता है। ये क्या बोला गया? प्रमोटिंग दी सेल्स ऑफ KVP NSC TD MIS DSR GE। तो ये क्या करते हैं? जो भी आपके पोस्ट ऑफिस में प्रोडक्ट होते हैं KVP NSC TD MIS वगैरह, इनको ये प्रमोट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनको इसमें कमीशन मिलता है, अच्छा खासा कमीशन मिलता है, इसलिए इनको ये प्रमोट करते हैं। SAS एजेंट कमीशन इन पोस्ट ऑफिस, कमीशन कितना मिलता है इनको पोस्ट ऑफिस में? RD के ऊपर इनको 4% मिलता है, जितने भी आप इसमें डिपॉजिट करेंगे उसके 4% के हिसाब से मिलता है। TD MIS NSC KVP में 0.5% के हिसाब से यहाँ पे मिलेगा। एवरी सेट इज सप्लाइड विद बिच स्टैम्प्स एंड सील। प्रत्येक सेट को कौन कौन सी मोहरों और सीलों की आपूर्ति की जाती है? कौन कौन सी मोहरें और सीलें उनको दी जाती हैं? डेट स्टैंप दी जाती है, तारीख मोहर दी जाती है, सभी को दी जाएगी। डेट सील दी जाती है, नेम स्टैंप दी जाती है। उसके बाद आपकी एक और होती है डिटेन्ड लेट फी नोट पेड, किसको दी जाएगी? कमेंट सेक्शन में बता देना। और डिटेन्ड लेट फी का जो डिटेन्ड लेट फी नोट पेड वाली मोहर होती है, ये कब लगाई जाती है? जब भी आपके कौन से आर्टिकल होते हैं जिनको अगले प्रेषण के द्वारा अति विलंबित पत्र जो होते हैं, टू लेट लेटर्स होते हैं, उनके ऊपर इसको लगाया जाता है। हाउ टू डिस्पोज द ट्रांजिट बैग्स एड्रेस्ड टू मेल ऑफिस और सेक्शन। किसी भी डाक कार्यालय अनुभाग को संबोधित किए गए ट्रांजिट बैग जो होते हैं उनका निपटान कैसे किया जाएगा? ट्रांजिट बैग शुड बी ओपनड बाय मेल गार्ड और मेल एजेंट हिमसेल्फ। तो जो भी ट्रांजिट बैग होंगे उनको मेल गार्ड या फिर मेल एजेंट के द्वारा स्वयं खोला जाएगा। ये ध्यान रखना, ट्रांजिट बैग जो भी किसी डाक कार्यालय या फिर सेक्शन को भेजे जाते हैं उनको मेल एजेंट या फिर मेल गार्ड के द्वारा स्वयं खोला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इन दी फर्स्ट स्टेज ऑफ 2 स्टेजेस sorting in an automatic mail processing center, the pin coded mails are bar coded by specially trained operators who work across a desk is known as। अब यहाँ पे देखिए, जो ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर होते हैं, यहाँ पे डाक की जो छंटाई होती है वो कैसे की जाती है? मशीन्स के जरिए की जाती है, हम सभी जानते हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या बोली गई है? इसमें 2 स्टेजेस की sorting होती है। जो छंटाई है उसकी 2 स्टेजेस होती हैं, जिसमें से पहली स्टेज की बात यहाँ पे की गई है। इसमें क्या किया जाता है? जो पिन कोडेड मेल्स होती हैं उनको बार कोडेड बनाया जाता है। और कौन बनाता है? बाय स्पेशली ट्रेंड ऑपरेटर्स। ठीक है, स्पेशली ट्रेंड ऑपरेटर्स होते हैं ये जो बनाते हैं पिन कोडेड मेल्स को बार कोडेड। हु वर्क अक्रॉस अ डेस्क इज नोन एज। जो एक डेस्क के अक्रॉस काम करते हैं जिसे क्या कहा जाता है? ACS कहा जाता है। एडवांस्ड कम्पैक्ट सूट इसे कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, countries considered as distant countries when time taken in conveyance between them by most rapid means land or sea exceeds how many days। तो ये थोड़ा सा मुझे इसमें कन्फ्यूजन है, आप 7 डेज हो गए या 10 डेज, ये आप थोड़ा सा देख लेना। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है 10 डेज है। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं किस देश को डिस्टेंट कंट्री माना जाएगा, यानी कि दूरस्थ देश माना जाएगा, यदि उसको भेजे जाने वाली डाक के आदान प्रदान में कितने दिनों से अधिक का समय लग जाता है? 10 दिन से अधिक समय लग जाता है। अल्ट्रेशन इन रूटिंग ऑफ फॉरेन मेल शुड बी मेड विद अथॉरिटी ऑफ। तो फॉरेन मेल में आपको क्या करना है? अल्ट्रेशन करनी है। जो रूट से डाक भेजी जाती है आप उसमें चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए अथॉरिटी कौन है? डायरेक्टर जनरल है, महानिदेशक डाक ऐसा कर सकता है, आपको ये चीज़ अथोराइज कर सकता है कि आप ऐसा कर पाएंगे। प्रिंटेड पेपर्स के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी करेंगे प्रिंटेड पेपर्स के बारे में। सबसे पहले है प्रिंटेड पेपर, यहाँ पे भी याद छूट गया है। प्रिंटेड पेपर इन फॉरेन पोस्ट, विदेशी डाक में जो प्रिंटेड पेपर होते हैं, इक्वल टू बुक पैकेट इन इनलैंड पोस्ट। आपके फॉरेन पोस्ट में प्रिंटेड पेपर, इनलैंड पोस्ट में बुक पैकेट, दोनों ही सेम चीज़ है। ठीक है, इनलैंड में अगर बुक पैकेट है तो फॉरेन पोस्ट में क्या हो जाएगा? प्रिंटेड पेपर। दोनों ही सेम चीज़ है, दोनों ही भाई भाई हैं। कैटेगरीज इसकी 2 है, ऑर्डिनरी प्रिंटेड पेपर्स, दूसरा है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। ध्यान रखना, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर आपके किस में आते हैं? प्रिंटेड पेपर्स में आते हैं। आइटम्स विच कैन बी सेंट एज प्रिंटेड पेपर्स, ये कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कौन कौन सी आइटम्स को प्रिंटेड पेपर्स रेट के ऊपर आप भेज सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है रिप्रोडक्शन ऑफ पेपर कार्डबोर्ड्स, कागज के गत्ते की प्रतिलिपियां आप भेज सकते हैं। दूसरा है आपके पास आइडेंटिकल कॉपीज बाय मीन ऑफ मैकेनिकल और फोटोग्राफिक प्रोसेस, मुद्रित सामग्री की समान प्रतियां। उसके बाद और क्या भेज सकते हैं? लेटर्स और पोस्ट कार्ड्स आप भेज सकते हैं, लेकिन आप नहीं भेज सकते हैं। कौन भेज सकता है? एक्सचेंज
बिटवीन प्यूपिल्स ऑफ स्कूल, ठीक है, स्कूल जो होता है और विद्यार्थी जो होते हैं, प्यूपिल्स क्या होते हैं, विद्यार्थी, तो स्कूल के विद्यार्थियों के बीच में आदान प्रदान होने वाले लेटर्स और पोस्ट कार्ड्स को प्रिंटेड पेपर्स के रूप में भेजा जा सकता है। दीज आइटम्स सेंट थ्रू प्रिंसिपल ऑफ स्कूल कंसर्न, तो संबंधित जो भी स्कूल है उसके प्रिंसिपल के थ्रू इन आइटम्स को भेजा जा सकता है। आगे आपके पास कोरस्पोंडेंस कोर्सेज सेंट बाई स्कूल टू देयर प्यूपिल्स, उसके बाद स्कूलों द्वारा छात्रों को भेजे जाने वाले पाठ्यक्रम प्रिंटेड पेपर्स के रेट में भेजे जा सकते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ वर्क्स और फॉर न्यूज़पेपर्स, कार्यों और अखबार की पांडुलिपि आप भेज सकते हैं प्रिंटेड पेपर रेट्स के ऊपर। म्यूजिकल स्कोर्स इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स, पांडुलिपि के रूप में म्यूजिकल स्कोर्स आप भेज सकते हैं। फोटो कॉपीज भेजी जा सकती हैं। हर एक को कर लेना, ये पूछे जाएंगे, आप पढ़ लेना, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, ये भी पूछा गया है, फोटो कॉपीज भी पूछा गया है। उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि इंप्रेशंस ऑब्टेन्ड बाय मीन ऑफ कंप्यूटर प्रिंटर्स कैन बी सेंट एज प्रिंटेड पेपर्स, तो आपको ये पता होना चाहिए, बिल्कुल भेजे जा सकते हैं। उसके बाद है प्रिंटेड पेपर्स वेयर इन बोल्ड लेटर, अभी यहाँ पे दूसरी क्या चीज़ बोली गई है, जो प्रिंटेड पेपर्स होती हैं उनके ऊपर क्या चीज़ होनी चाहिए, बोल्ड लेटर्स में होनी चाहिए, बड़े अक्षरों में। ऑन एड्रेस साइड, एड्रेस साइड कौन सी होती है, जब भी एड्रेस साइड की बात हो समझ जाना कि जहाँ पे एड्रेसी का एड्रेस लिखा है, सेंडर के एड्रेस का कोई मतलब नहीं है एड्रेस साइड से, एड्रेस साइड का मतलब सिर्फ एड्रेसी के एड्रेस से है। इन बोल्ड लेटर्स ऑन एड्रेस साइड इन टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर बीनीथ सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, तो क्या चीज़ बोली गई है, एड्रेस साइड में आपको टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में सेंडर्स के और नाम और पते के नीचे क्या करना है, एक्सप्रेशन प्रिंटेड मैटर और प्रिंटेड मैटर एट रिड्यूस्ड रेट, ये वाली चीज़ जो है लिख देनी है, ठीक है, ये चीज़ इसके ऊपर होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये तो हमने कर लिया कि कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, आप एक्सचेंज कर सकते हैं प्रिंटेड पेपर्स के रूप में। अभी दूसरी क्या है कि नोट अलाउड इन प्रिंटेड पेपर्स, कौन कौन सी चीज़ों की अनुमति नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है पेपर्स ऑब्टेन्ड बाई टाइप राइटर, टाइप राइटर के जरिए प्राप्त किए गए जो भी पेपर्स होंगे, जो भी आपके कागज़ होंगे, उनको प्रिंटेड पेपर्स रेट पे आप अलो नहीं करेंगे कि उनको आप एक्सचेंज कर पाएँ, ये नहीं होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, देख लेना आप। उसके बाद कॉपीज ऑब्टेन्ड बाई ट्रेसिंग हैंड राइटिंग और टाइप राइटिंग, उसके बाद ट्रेसिंग क्या होती है, आप एक कागज़ के ऊपर दूसरा कागज़ रखते हैं तो उसमें ट्रेस करके लिखा जाता है या कुछ भी छपाया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। हैंड राइटिंग से कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए, टाइप राइटिंग से भी कुछ नहीं होना चाहिए, इनको भी नहीं भेजा जाएगा। कॉपीज ऑब्टेन्ड बाई स्टैम्प्स विद और विदाउट मूवेबल टाइप, उसके बाद इसमें स्टैम्प्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जो भी कॉपीज स्टैम्प्स के जरिए प्राप्त की जाती हैं वो भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास फिल्म एंड साउंड और वीडियो रिकॉर्डिंग, ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, कोई भी फिल्म साउंड या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। अगले है आपके पास परचेज पेपर टाइप, ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग कार्ड्स, उसके बाद है बेयरिंग रिफॉर्मेशन या फिर मार्क्स साइंस, तो ये सारी चीज़ें ये जितनी भी हमने कर ली, ठीक है, ये वाली अलो नहीं है, आप इन सभी को प्रिंटेड पेपर्स के रूप में नहीं भेज सकते हैं। चलिए आगे आपके पास प्रिंटेड पेपर शुड नॉट बेयर, उसके बाद प्रिंटेड पेपर में और क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, शुड नॉट लिखा हुआ है, नहीं होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स ऑफ करंट एंड पर्सनल कोरस्पोंडेंस, ठीक है, कोई भी करंट वर्तमान का या व्यक्तिगत का पत्राचार नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा दस्तावेज ना हो जिसमें क्या हो आपका वर्तमान का या पर्सनल कोरस्पोंडेंस हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आगे आपके पास प्रिंटेड पेपर्स मस्ट नॉट कंटेन एनी पोस्टेज स्टैम्प्स फॉर्म ऑफ रीपेमेंट, देख लेना क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन पेपर्स में आया हुआ है कि प्रिंटेड पेपर्स में क्या नहीं होना चाहिए, उसमें दिया हुआ आपको एनी पोस्टेज स्टैम्प, ठीक है, फॉर्म ऑफ रीपेमेंट, तो ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए, चाहे इनको कैंसिल किया है चाहे नहीं किया है कोई फ़र्क नहीं है, होने ही नहीं चाहिए, ये प्रोहिबिट माने जाएंगे। सेवरल कॉपीज ऑफ प्रिंटेड पेपर्स सेंट टुगेदर इन अ सिंगल आर्टिकल, आप एक लेख में सेवरल कॉपीज, बहुत सारी कॉपीज भेज सकते हैं प्रिंटेड पेपर्स की, लेकिन शर्त क्या है, बट नोट वेयर नेम प्लस एड्रेस ऑफ डिफरेंट सेंडर और एड्रेस, इसमें जो सेंडर है, प्रेषक है और जो प्राप्त करता है उसका नाम और पता अलग अलग नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम मतलब सेंडर का सेम होना चाहिए सभी के ऊपर और एड्रेसी का भी सभी के ऊपर सेम होना चाहिए। उसके बाद है पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड इन्विटेशंस फॉर मैरिज एक्सेट्रा, आपकी शादी के जो भी कार्ड वगैरह होंगे उनको कैसे माना जाएगा, उनको भी प्रिंटेड इन्विटेशन जो भी होंगे, ठीक है, जो भी आपके क्या होंगे प्रिंटेड आमंत्रण पत्र जो होंगे उनको भी प्रिंटेड पेपर्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। आगे आपके पास एलो और कौन कौन सी चीज़ें एलो है आपको ये देख लो, नेम प्लस एड्रेस ऑफ सेंडर, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। डेट प्लस डेट ऑफ डिस्पैच, ये चीज़ लिखी जा सकती है, ऑपरेशन की तारीख उसमें हो सकती है। सीरियल रजिस्ट्रेशन नंबर
रेफरिंग टू आइटम, ठीक है, जो भी आइटम आप भेज रहे हैं उसका सीरियल नंबर हो सकता है, रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है। उसके बाद डिलीट मार्क अंडरलाइन सर्टेन वर्ड्स, कुछ एक वर्ड्स को डिलीट किया हो सकता है, डिलीट कैसे करेंगे, हाथ से उसको काटा गया हो सकता है, मार्क किया गया हो सकता है या अंडरलाइन किया गया हो सकता है। उसके बाद है टू करेक्ट प्रिंटिंग एरर्स, ठीक है, जो भी प्रिंटिंग में गलतियां हुई हैं उनको सही करने के लिए भी हो सकता है, ये चीज़ों की अनुमति आपको है। प्रिंटेड पेपर्स में भी सेंट इन कार्ड फॉर्म, क्या प्रिंटेड पेपर्स को कार्ड फॉर्म के रूप में भेजा जा सकता है? बिल्कुल भेजा जा सकता है, प्रिंटेड पेपर्स में भी सेंट इन कार्ड फॉर्म। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ बोली गई है, क्या बोला गया है, प्रिंटेड पेपर्स शुड वेयर इंडिकेशन, प्रिंटेड पेपर्स, जो प्रिंटेड पेपर्स होते हैं उनके ऊपर क्या निर्देश होना चाहिए, प्रिंटेड पेपर्स होना चाहिए लिखा हुआ, या फिर इम्प्राइम्स लिखा होना चाहिए। ये आ गया आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इम्प्राइम क्या होता है भाई? प्रिंटेड पेपर्स के लिए इंडिकेशन होती है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके पास क्या बोला गया है। द कंपनसेशन टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल पार्सल बुक्ड इन पोस्ट ऑफिस इन इंडिया इन केस ऑफ लॉस, टोटल थेफ्ट और टोटल डैमेजेस। तो ये आ चुका है पहले वाली वीडियोस में भी कि फॉरेन पार्सल है आपका और कैसा है, रजिस्टर्ड है, आपने उसको पंजीकृत करवा के भेजा है, अब वो गुम हो गया है, ठीक है, लॉस हो गया है, चोरी हो गया है, पूरा नुकसान उसका हो गया, तो आपको जो चार्जेस मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 40 SDR, 40 SDR मिलेंगे, या फिर 4.50 SDR के हिसाब से मिलेंगे। और वहीं पे अगर आपका लेटर होता तब कितने मिल जाते भाई? 30 SDR मिल जाते, ठीक है। और लेटर में अकेला लेटर नहीं आता है, पार्सल और लेटर पोस्ट दो ही श्रेणी हमने कर ली है। लेटर पोस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उसके, उन सभी के लिए आपको कितना मिलने वाला है? 30 SDR मिलने वाला है। आगे आपके पास बड़ी सी मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट इन इंटरनेशनल मेल प्रोडक्ट्स। अब ये वाला क्वेश्चन आ जाए ना तो वही आंखें बंद करके जल्दी से आंसर आपको लगाना है, क्योंकि ये बोनस हो जाएगा, इतनी बार हमने कर लिया है। और यहाँ पे इसके साथ साथ मैंने बड़ी बार मैं कह चुका हूँ भाई, स्पीड पोस्ट, लेटर, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, और भी एक चीज़ थी, अब मुझे भी इतना याद नहीं आ रहा, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये 4-5 जो भी हैं इनके लिए जो वेट लिमिट रहने वाली है इंग्लैंड में भी और फॉरेन में भी सेम रहने वाली है। तो ब्लाइंड लिटरेचर के लिए इंग्लैंड में भी 7 है, फॉरेन में भी 7 हो जाएगी। आगे आपके पास पोस्ट कार्ड शुड नोट बी, पोस्ट कार्ड को क्या नहीं करना है भाई? इसको फोल्ड नहीं करना है, कट नहीं करना है, अल्टर चेंज नहीं करना है, इसको अनएनक्लोज्ड भेजना है भाई, बिना किसी कवर का यूज़ किए हुए भेजना है, खुले में इसको भेज देना है, ठीक है। ऐसे नहीं आप बंद करके भेज रहे हैं तो उसको लेटर मान लिया जाएगा। आगे आपके पास एयरमेल पोस्ट कार्ड इफ ब्रीच दी कंडीशंस, एयरमेल पोस्ट कार्ड जो होते हैं अगर वो कंडीशंस का उल्लंघन करते हैं, जो भी शर्तें हैं उनका उल्लंघन वो कर रहे हैं, उनको लेटर्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, पत्र की तरह माना जाएगा और उसी के हिसाब से पोस्टेज चार्जेस लिए जाएंगे। टैक्स्ड अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एड्रेसी बिफोर डिलीवरी, और जो भी अमाउंट उसके ऊपर लगाया जाएगा वो वितरण से पहले आपके प्राप्तकर्ता से ले लिया जाएगा, फिर वितरण तभी किया जाएगा, पहले उससे चार्जेस लिए जाएंगे। हेडिंग पोस्ट कार्ड नोट ऑब्लिगेटरी इन केस ऑफ पिक्चर पोस्ट कार्ड, पिछली वीडियो में भी हमने किया था कि कौन से, वैसे तो जितने भी पोस्ट कार्ड आप भेज रहे हैं उनके ऊपर हेडिंग लिखना ज़रूरी है, पोस्ट कार्ड लिखा होना चाहिए, ये वाला हेडिंग लिखा होना चाहिए, लेकिन ये वाली कंडीशन किस में लागू नहीं होती है? जो आपके पिक्चर पोस्ट कार्ड होते हैं उनमें भाई आप ये वाली जो है इसमें ज़रूरी नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है, मर्जी है अपनी, लिखना है लिखो, ना लिखना है तो रहने दो। आपके पास है दूसरा क्वेश्चन, इन कनेक्शन विद फॉरेन पोस्ट दी टर्म LC मीन्स, LC का क्या मतलब होता है? लेटर्स एंड कार्ड्स। अब दूसरा यहाँ पे क्या होता है, ये किस में बोला गया? फॉरेन पोस्ट में। अभी यहाँ पे दूसरा क्या होता है, LC में अगर आपको लेटर एंड कार्ड्स दिया हो तब वो भी सही है, LC में लेटर्स एंड कार्ड्स दिया हो तब भी सही है, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन एक ही जगह पे आपको कभी नहीं दिखेंगी, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके पास क्या बोला गया है। फॉरेन BP आर्टिकल एड्रेस्ड पोस्ट रेस्टेंट में भी कैप्ट इन दी ऑफिस फॉर, अगर फॉरेन BP आर्टिकल है उसको पोस्ट रेस्टेंट ले के रूप में भाई संबोधित किया हुआ है, कितने समय तक उसको रोके रखा जाएगा ऑफिस में? 7 दिन तक, 7 दिन से ज़्यादा नहीं रोके रखेंगे। वैसे तो पोस्ट रेस्टेंट को कितने समय के लिए? 1 महीने तक रोक के रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर VP आर्टिकल है, 2 ही श्रेणियाँ बनती हैं पोस्ट रेस्टेंट में, एक बनता है आपके VP आर्टिकल और बाकी दूसरे जितने भी आर्टिकल्स आ जाएंगे दूसरी श्रेणी में। VP आर्टिकल्स वाली श्रेणी को 7 दिन और बाकी दूसरी श्रेणी में जितने भी वो चाहे स्पीड पोस्ट है, लेटर्स हैं, इनलैंड लेटर का, इनलैंड तो नहीं आएगा फॉरेन पोस्ट के, तो जितने भी आएंगे आपके वो सारे किस में आ जाएंगे, वो सेकंड श्रेणी में उनको रखेंगे और 1 महीने तक उनको रोक के रखा जा सकता है। और यहाँ पे देखिए एक 7 दिन आ गया, दूसरा मैंने बोल दिया 1 महीना, तीसरा यहाँ पे 3 महीने भी आता है। भाई ये 3 महीने कब आता है पोस्ट रेस्टेंट में? जब पूछा जाए ना, स्ट्रेंजर्स जो भी होते हैं, अजनबी होते हैं या फिर ट्रैवलर्स, यात्री वगैरह जो भी होते हैं, कितने समय तक पोस्ट रेस्टेंट
सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, तो 3 महीने तक उठा सकते हैं, ठीक है। ये अलग चीज़ है, 3 महीने तक वो सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इनके पोस्ट रेजिडेंट सिर्फ 1 ही महीने तक रखा जाएगा आर्टिकल पोस्ट ऑफिस में, लेकिन वो 3 महीने तक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। भाई ये सुविधा अलग चीज़ है और आर्टिकल भेजा है वो अलग चीज़ है। कन्फ्यूज़ मत हो जाना कि भाई एक लेटर भेजा 3 महीने तक रहेगा, वो ऐसा नहीं है। 3 महीने तक वो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। अनडिलीवरेबल फॉरेन मेल इज रिटर्न्ड बाई सरफेस मेल जनरली, ठीक है। साधारण तौर पर नॉर्मली क्या होता है कि जो भी अनडिलीवरेबल फॉरेन मेल होती है, अवितरण योग्य जो भी आपके विदेशी डाक होती है, उसको सेंडर को वापस कैसे किया जाता है, सरफेस मेल के जरिए। लेकिन अगर सेंडर ने रिक्वेस्ट की हुई है, रिक्वेस्ट किया, एडवांस में डिपॉजिट किया हुआ है, वो कुछ एक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सारी की हुई हैं, उसके बाद वो चाहता है उसके जो भी आर्टिकल्स हैं बायर उसको रिटर्न किए जाएँ, जल्दी पहुँच जाए, तो उसमें एडवांस डिपॉजिट करना होता है। कैसे किया जाता है वो हम कर चुके हैं थ्योरी में, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद ही वो आपके एयर से बायर आपके वापस आएंगे। आगे आपके पास प्रिंटेड पेपर्स इन फॉरेन पोस्ट सर्विस शुड वेयर मार्क। प्रिंटेड पेपर्स और इम्प्राइम से हमने कर लिया अभी थोड़ी देर पहले। जो प्रिंटेड पेपर्स होते हैं फॉरेन पोस्ट में, उनके ऊपर क्या मार्क आपका होना चाहिए, प्रिंटेड पेपर्स या फिर इम्प्राइम उनके ऊपर लिखा होना चाहिए। अगला है आपके पास क्वेश्चन एलसी आइटम्स इंक्लूड। अभी एलसी और एओ दो ही टर्म्स होती हैं, ठीक है, लेटर एट कार्टस, और दूसरी होती है आउटर सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, दोनों में आपकी अलग अलग इसमें चीज़ें आती हैं। सबसे पहले एलसी में देखते हैं कैटेगरीज ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स। इसमें क्या आ जाएगा, 2 तरह के होंगे। इसमें लेटर्स पोस्ट होती है, दूसरी पार्सल पोस्ट होती है। जो भी अभी फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स होते हैं, विदेशी डाक वस्तुएं होती हैं, लेख होते हैं, उनकी 2 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। एक है आपके लेटर पोस्ट, दूसरा है आपके पार्सल पोस्ट। अब सबसे पहले हम लेटर पोस्ट में बात करते हैं। लेटर पोस्ट में आगे फिर से 2 चीज़ें हैं। 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं, एलसी और दूसरी है एओ। ये इंपॉर्टेंट है, अभी यहाँ पे बहुत जगह कंफ्यूज होते हैं और सभी, तो थोड़ा सा ये देख लेना अच्छे से, अभी समझ लेना है इसको क्या चीज़ है ये। तो लेटर पोस्ट में 2 श्रेणियाँ आ गई। सबसे पहले फॉरेन पोस्ट में 2 श्रेणियाँ आई, लेटर पोस्ट और पार्सल पोस्ट। अभी फर्स्ट वाली उठाई हमने लेटर पोस्ट, उसमें 2 श्रेणियाँ आपकी आ गई। पार्सल पोस्ट को हमने छोड़ दिया अभी, जिसमें लेटर एलसी और एओ 2 चीज़ें आ गई। अब लेटर्स, पोस्ट कार्ड इसमें, और प्रिंटेड पेपर्स इंक्लूडिंग बुक एंड रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। तो ये सारी, सॉरी यहाँ पे क्या है, मैं ज़्यादा चला गया आपका आगे। सबसे पहले ये फर्स्ट वाली श्रेणी जो एलसी, लेटर एट कार्टस, इसमें कौन कौन से आएंगे, ए और बी। ए और बी कौन कौन से हैं, लेटर्स और पोस्ट कार्ड। लेटर्स और पोस्ट कार्ड आपके लेटर एट कार्टस में आएंगे, एलसी में आएंगे। दूसरे आपके इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, प्रिंटेड पेपर्स, ठीक है, इसमें इंक्लूडिंग आपके बुक और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर भी हैं। उसके बाद स्मॉल पैकेट भी हैं, लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड, ये सारी चीज़ें हैं। ये किस में आ जाएंगी, आपके पास ऑल्टर सब्जेक्ट्स में आ जाएंगी। CDE आपकी ऑल्टर सब्जेक्ट में आ रही है। फिर से एक बार समझ लो इसको, क्या चीज़ हो गई यहाँ पे कि आपकी फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स में 2 श्रेणी है। 2 श्रेणियों में एक पहली आपकी लेटर पोस्ट, दूसरी है पार्सल पोस्ट। अभी पार्सल पोस्ट को छोड़ दो, लेटर पोस्ट में देखो, लेटर पोस्ट में फिर से 2 यहाँ पे श्रेणियाँ बनती हैं, एक एलसी है, एक एओ है, ठीक है। एलसी में लेटर एट कार्टस में कौन कौन से आएंगे, लेटर्स और पोस्ट कार्ड आते हैं। और दूसरी आपकी कौन सी आती है, ऑल्टर सब्जेक्ट। ऑल्टर सब्जेक्ट में प्रिंटेड पेपर्स, इसमें आपकी बुक्स भी आते हैं, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर भी आते हैं, स्मॉल पैकेट भी आते हैं, लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड, ठीक है, अंदर सीधे पैकेट जो होते हैं ये भी आते हैं, किसमें आ जाएंगे, ऑल्टर सब्जेक्ट में। और साथ में ABCDE ये सभी किसमें आते हैं, किसमें आ जाएंगे, लेटर पोस्ट में आ जाएंगे। और दूसरा है आपके पास पार्सल पोस्ट, वो आपका अलग ही है, ठीक है, वो अकेला ही रहेगा। चलिए आगे आपके पास इंपॉर्टेंट अबाउट APPU बार बार हम कर रहे हैं, कभी यहाँ पे डेट पूछी जाती है, कभी हेडक्वार्टर पूछा जाता है, सभी में अलग अलग है। अभी हम एक साथ देखेंगे इन सभी का क्या क्या हो जाएगा। फुल फॉर्म की बात करें, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बैंकॉक थाईलैंड में है। और इसका पुराना हेडक्वार्टर कहाँ पे था, मनीला फिलीपींस में, यानी कि जब ये बना था तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, मनीला फिलीपींस में था। और इसकी स्थापना कब हुई, 1961 में, 1961 में हुई। और भारत इसमें कब ज्वाइन हुआ, 1973। टोटल कंट्रीज कितनी है, ये भाई गूगल सर्च कर लेना, वो ज़्यादा बेटर बता देगा आपको। और कितने यहाँ पे जितने भी देश बताएगा ना उनको पढ़ लेना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वाला बार बार पूछा गया है, ये शुरू वाला ही जो आता है ना आपका ऑस्ट्रेलिया, वो पूछा गया है। आगे आपके पास बट इज दी मैक्सिमम वेट ऑफ एयरमेल लेटर। एयरमेल लेटर का अभी भाई थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी। स्पीड पोस्ट, पार्सल, लेटर, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, सभी का वेट इनलैंड में भी फॉरेन में भी सेम रहेगा। तो भाई लेटर का कितना होता है, लेटर का 2 kg है इनलैंड में, तो एयरमेल लेटर क्या हो जाएगा, फॉरेन वाला हो जाएगा, उसका कितना हो जाएगा, 2 kg हो जाएगा, सेम रहेगा।
आगे आपके पास इफ एन अनपेड और अंडरपेड रजिस्टर्ड आर्टिकल अंडर फॉरेन पोस्ट इज स्टैंडर्ड एट दी काउंटर। अब क्या किया जाता है, आप फॉरेन कंट्री में फॉरेन पोस्ट के जरिए कोई आर्टिकल भेजना चाहते हैं, लेकिन वो कैसा है आपका, भेजना कैसे चाहते हैं, आप उसको पंजीकृत करवाना चाहते हैं, लेकिन आधे अधूरे भुगतान के साथ आप लेके आए हैं, अनपेड है, बिना भुगतान के लेके आए हैं, चार्जेस आपने पूरे नहीं दिए हैं, तो उसको क्या किया जाएगा, इट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड, इसको पंजीकृत नहीं किया जाएगा और ऐसा करने के लिए मना कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन एन इंश्योर्ड फॉरेन पार्सल इज रीडायरेक्टेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर और फ्रेश इंश्योरेंस फी बिकम पेएबल फॉर ईच सच ट्रांसमिशन। ये मुझे लगता है फर्स्ट ही क्वेश्चन था भाई, पहले वाला क्वेश्चन था जो हमने किया था शुरू में वीडियो में, कि जब भी आपका कोई विदेशी पार्सल एक देश से दूसरे देश में पुनः निर्देशित किया जाता है, कौन सा वाला, बीमित वाला, तो इसके लिए आपको दोबारा से इंश्योरेंस फीस जो है, फ्रेश इंश्योरेंस फीस जो है वो देनी पड़ेगी, वो पेएबल हो जाती है। कस्टम कंट्रोल इज प्राइमरली एक्सरसाइज्ड एट, तो प्रारंभिक रूप पर जब आपका कस्टम कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है तो कहाँ पे किया जाता है, एट एंट्री पॉइंट, एट पॉइंट ऑफ एग्जिट फॉरेन पोस्ट ऑफिस। अभी पॉइंट ऑफ एंट्री और पॉइंट ऑफ एग्जिट क्या है, जहाँ से आपकी विदेशी डाक को फॉरेन के लिए भेजा जाता है वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ एग्जिट हो जाएगा। पॉइंट ऑफ एंट्री जहाँ से फॉरेन पोस्ट भारत में एंटर कर रही है, और फॉरेन पोस्ट ऑफिस तक आपको पता ही है, हमने डेफिनेशन अच्छे से की हुई है, क्या होता है, क्या काम होता है, यहाँ पे सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। एज पर दी फॉरेन पोस्ट मैनुअल दी टर्म एलसी मीन्स लेटर्स एंड कार्ड्स, ये चलो इसको छोड़ दो, ठीक है, ये थोड़ा छोड़ना नहीं है, इसको थोड़ा पकड़ लो। अभी ये क्या चीज़ बोली गई है, फॉरेन पोस्ट मैनुअल। जब भी फॉरेन पोस्ट मैनुअल की बात करें, एलसी का मतलब क्या होगा, लेटर्स एंड कार्ड्स। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में देखेंगे लेटर एंड कार्ड्स, दोनों में आपका ये देख लेना क्या हो जाएगा, ठीक है, देख के लेना। एलसी का मतलब लेटर्स एंड कार्ड्स भी है, लेटर्स एंड कार्ड्स भी है, तो ये फॉरेन पोस्ट मैनुअल में पूछा जाए लेटर्स एंड कार्ड्स हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, लेटर्स एंड कार्ड्स। हमने अभी किया, कौन कौन से उसमें आते हैं ये वो देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बट आर दी कैटेगरीज ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स। सो फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स की कितनी श्रेणियां हमने कर लिया था, लेटर पोस्ट और पार्सल पोस्ट, दो ही श्रेणियां, लेटर पोस्ट में एलसी और एओ, फिर से दो श्रेणियां, पार्सल पोस्ट भाई अकेला ही है, ये पार्सल पोस्ट ही रहेगा, अलग से ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, दी फी फॉर अ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट टू वी आर लिफ्टेड टू अ फॉरेन कंट्रीज। भाई थोड़ा सा समझना मुश्किल है, क्वेश्चन दोबारा से सुन लो। दी फी फॉर अ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट टू वी आर लिफ्टेड टू अ फॉरेन कंट्रीज, विदेशों को ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट आप भेजना चाहते हैं, भेजना कैसे है भाई, बाई एयर भेजना है, एयर लिफ्ट उसको करना है, कितने चार्जेस लिए जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमने बार बार पढ़ा है भाई, सभी चार्जेस में शूट होती है, सिर्फ आपको एयर सरचार्जेस देने होते हैं। अब ये एयर सरचार्जेस जो देने हैं इंग्लैंड में तो चलो छोड़ो, पैकेट के रूप में दिए जाएंगे क्योंकि उसमें क्या होता है, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट है, लेकिन फॉरेन पोस्ट में कौन सा, अभी पैकेट का मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, इसका भाई कौन है, प्रिंटेड पेपर। तो जो प्रिंटेड पेपर्स के ऊपर दर लागू होगी, जो सरचार्जेस है प्रिंटेड पेपर्स के ऊपर लिए जाएंगे, भाई आपके एयर सरचार्जेस ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के ऊपर भी लिए जाएंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे। चलिए आगे आपके पास, सरफेस मेल आइटम्स रिसीव्ड फ्रॉम एनी कंट्री फॉर डिलीवरी इन इंडिया मे बी रिडायरेक्टेड टू एनी प्लेस विद इन इंडिया। सरफेस मेल आइटम्स, ठीक है भाई, जो सरफेस से प्राप्त होती हैं, वो वाली आइटम जो भी फॉरेन कंट्री से प्राप्त हो रही हैं भारत में वितरण के लिए, उनको भारत के भीतर किसी भी जगह पे आप पुनः निर्देशित कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। फर्स्ट क्लास मेल्स वेदर सरचार्ज और अनसरचार्ज, क्या प्रथम श्रेणी की मेल चाहे वो सरचार्ज है अनसरचार्ज है, आर एलिजिबल फॉर फ्री रिडायरेक्शन बाय एयर मेल विद इन इंडिया, तो इसको बाय एयर मुफ्त पुनः निर्देशन दिया जाता है। तो फर्स्ट क्लास मेल में क्या आते हैं, लेटर्स, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड आते हैं। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे भाई फॉरेन पोस्ट में इनलैंड लेटर कार्ड कहाँ पे आ गया, तो भाई फॉरेन पोस्ट में जो प्रथम श्रेणी के लेख आते हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें आपके एरोग्राम आते हैं, लेटर्स आते हैं और कौन से आते हैं, पोस्ट कार्ड ये आते हैं, ये इनको फॉरेन पोस्ट में माना जाता है। इंग्लैंड में कौन से, लेटर्स, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड। तो आपके जो भी पोस्ट कार्ड होंगे, एरोग्राम होंगे और एक को बच गया लेटर, ठीक है, ये तीनों चीज़ों को फॉरेन कंट्री से जब भारत में प्राप्त होंगी तो ये फ्री रिडायरेक्शन इनको दी जाएगी भारत के भीतर। अगला है आपके पास, सरफेस मेल आर रिसीव्ड फॉर डिलीवरी इन इंडिया फ्रॉम एनी कंट्री नॉट अप्लाइंग रिड्यूस्ड चार्जेस। रिड्यूस्ड चार्जेस क्या चीज़ आ गई, अभी देखिए कुछ एक आपकी आइटम्स ऐसी होती हैं, कुछ एक सर्विसेज आपकी ऐसी होती हैं जिसमें आपको चार्जेस में कुछ छूट मिल जाती है। जैसे अभी कुछ एक आपके बुक पैकेट होते हैं जिसमें आपको छूट मिल जाती है, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होते हैं उसमें कुछ आपको छूट मिल जाती है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर में मिल जाती है। वैसे ही यहाँ पे उसका मतलब होता है रिड्यूस्ड चार्जेस, जिसमें आपको छूट मिल रही है। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़
बोली गई, यहाँ पे बोला गया है सरफेस मेल आइटम्स कोई भी है वो फॉरेन कंट्री से भारत में वितरण के लिए उपलब्ध आपकी आ रही है, ठीक है, उसका आगमन हो रहा है, अभी आ रही है, वो इंडिया में पहुंची है, तो जिसके ऊपर रिड्यूस्ड चार्जेस अप्लाई नहीं होती, यानी कि पूरे चार्जेस उसके ऊपर लगे हैं। फॉर इंडिया मे बी रिडायरेक्टेड टू अनदर कंट्री बाय सरफेस मेल विदाउट एनी चार्ज फॉर दी रिडायरेक्शन, तो उसको दूसरे किसी देश के लिए बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के रिडायरेक्ट किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है भाई, उसके ऊपर रिड्यूस्ड चार्जेस अप्लाई नहीं होने चाहिए। अगर अप्लाई है तब आपको भाई चार्जेस देने पड़ते हैं। वो कैसे देने पड़ते हैं, डिफरेंस निकालना पड़ता है, किसका निकालना पड़ता है, वो हम कर चुके हैं थ्योरी क्लास में। तो ये पार्सल आ गया भाई, फिर से घूम फिर के ना, पार्सल का जो मैक्सिमम वेट है वो हमने कर लिया 20 kg होगा भाई, इंग्लैंड में भी फॉरेन में भी। आगे आपके पास वो विल फिक्स दी मैक्सिमम एंड मिनिमम कैश बैलेंसेज ऑफ ईच एसओ, प्रत्येक एसओ के लिए मिनिमम और मैक्सिमम कैश बैलेंस लिमिट क्या होने वाली है, क्या होगी, इस चीज़ का निर्धारण कौन करेगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। हेड ऑफ डिवीजन लिखा हो सकता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस लिखा हो सकता है, एसपी लिखा हो सकता है, एसएसपी लिखा हो सकता है, भाई सेम ही चीज़ है। वो ही इस चीज़ का निर्धारण करेगा कि किसी भी एसओ के पास मिनिमम या मैक्सिमम बैलेंस कितना रहेगा। हेड रिकॉर्ड ऑफिस वन की ऑफ द सेफ विल बी रिटेन्ड इन द कस्टडी ऑफ हेड रिकॉर्ड ऑफिसर एंड अनदर विल बी। प्रधान अभिलेख कार्यालय में जो सेफ होती है, सेफ क्या होती है भाई, तिजोरी, तिजोरी की एक चाबी किसकी अभिरक्षा में रहती है, वो रहती है हेड रिकॉर्ड ऑफिसर की अभिरक्षा में, और दूसरी की जो है वो किसकी अभिरक्षा में रहेगी, अकाउंटेंट जो होता है, ठीक है, ट्रेजरर की उसकी अभिरक्षा में रहती है। अगला है आपके पास ईच ऑर्डर बुक एंड गाइडेंस बुक कंटेन्स सीरियली नंबर्ड पेजेस। अब जो भी आपकी ऑर्डर बुक होती है और गाइडेंस बुक होती है उसमें क्या होते हैं, सीरियली नंबर्ड पेजेस होते हैं, क्रमांक में आपके नंबर होते हैं पेजेस के ऊपर लिखे हुए। टोटल कितने पेजेस होते हैं, ऑर्डर बुक में 200 होते हैं, और जो आपकी गाइडेंस बुक होती है उसमें कितने होते हैं, 100 होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास विच सेक्शन ऑफ पोस्टल डायरेक्टोरेट इज कॉल्ड एज सेंट्रल बैग ऑफिस। डाक निदेशालय के किस अनुभाग को सेंट्रल बैग ऑफिस कहा जाता है, तो डी सेक्शन ऑफ पोस्टल डायरेक्टोरेट इज कॉल्ड एज सेंट्रल बैग ऑफिस। डाक निदेशालय के डी अनुभाग को सेंट्रल बैग ऑफिस कहा जाता है। ASRM attached to circle bag office will inspect how much percentage of unit bag offices every year। प्रति वर्ष ASRM जो सर्कल बैग ऑफिस से जुड़ा हुआ है कितने प्रतिशत ये आपके बैग्स का निरीक्षण करता है, ठीक है, तो कितने प्रतिशत, 10%, ठीक है, यूनिट बैग का ऑफिस का निरीक्षण वो करेगा। RLO विल फंक्शन लाइक यूनिट बैग ऑफिस, भाई ये इंपॉर्टेंट है। रिटर्न लेटर ऑफिस जो होता है कैसे काम करता है, एज ए यूनिट बैग ऑफिस के रूप में काम करेगा। ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम IPP, ये कौन सा आ गया भाई, ये तो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में होना चाहिए था, लेकिन अभी आ गया तो कर लो, ठीक है। ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम IPPV टू पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक हैपन्स व्हेन द बैलेंस इन IPPV अकाउंट एक्सीड्स। तो कितने से अधिक होने पर आपके अकाउंट में, अगर IPPV के खाते में कितने से अधिक पैसे होने पर ऑटोमेटिकली वो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, 2 लाख रुपए से। भाई अगर दिन समाप्त होने के बाद आपके IPPV अकाउंट में 2 लाख रुपए से ज़्यादा हैं तो ऑटोमेटिकली वो किस में चले जाएंगे, आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के खाते में चले जाएंगे। भाई मेरे कभी नहीं गए, ठीक है, आप सबके गए होंगे तो पता नहीं, लेकिन चले जाते हैं, मुझे नहीं पता गए या नहीं, लेकिन जाते हैं, ऐसा बोला गया। आगे आपके पास व्हाट इज IPPV बैंकिंग नंबर। IPPV बैंकिंग नंबर क्या है, 7738062873। चलिए आगे आपके पास मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क MDW बिल बी इशूड बाई सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज। मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क जो है, कार्य वितरण का ज्ञापन जो होता है, किसके द्वारा इशू किया जाता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के द्वारा इशू किया जाता है। आगे आपके पास दी प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ नॉमिनल रोल इज, ये जितनी बार जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना भाई उतने ही इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं। आपका नॉमिनल रोल जो होता है ना, इसकी प्रिजर्वेशन पीरियड की बात करें, संरक्षण रखने की अवधि क्या है, परमानेंट, ठीक है, ये एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है, इसको हेड ऑफ सर्कल की स्पेशल परमिशन के बिना नष्ट नहीं किया जा सकता है। एसओ स्लिप कंटेन्स विच काइंड ऑफ एंट्रीज। एसओ स्लिप क्या होती है भाई, एसओ स्लिप और एसओ डेली अकाउंट में क्या फ़र्क होता है। अब जब भी आपको, अगर अभी थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, क्योंकि मोस्टली आप में GDS होते हैं या फिर आपने कभी ना कभी GDS के रूप में काम किया होगा, तो आप क्या करते हैं, जब BO में होते थे तो आप क्या बनाते थे, BO डेली अकाउंट बनाते थे, जो कि आपके अकाउंट ऑफिस को भेजा जाता था। तो वही आप उसको ध्यान में रखेंगे तो आपको इसमें आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं रहेगा। एसओ स्लिप कहाँ से, अकाउंट ऑफिस आपको क्या भेजता था, BO स्लिप भेजता है। वैसे ही यहाँ पे
हेड ऑफिस एसओ को क्या भेजता है, बीओ स्लिप भेजता है। तो क्या हो जाएगा, जब भी आपका हेड ऑफिस सब ऑफिस को एसओ स्लिप भेजता है, इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं। अमाउंट विद डिटेल ऑफ कैश एंड एसओ, सबसे पहले भाई डिटेल होगी कैश की, अगर कैश आपको भेजा है, ठीक है, जितना आपको भेजा है उसकी डिटेल होगी, 100 के, 500 के, 1000 तो नहीं होता, 2000 कितने नोट्स हैं वो आपको भेजी जाएगी। उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सीरियल नंबर एंड वैल्यू ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर। उसके बाद कोई भी आप दस्तावेज उसमें भेजा है उसका सीरियल नंबर या फिर पोस्टल ऑर्डर की नंबर या वैल्यू जो भी होगी वो भेजे जाएंगे। इंस्ट्रक्शंस एंड पर्टिकुलर्स, आपको कोई भी निर्देश देने हैं, कोई भी विवरण है, वो सारी चीज़ें एसओ स्लिप में उसकी एंट्री होगी। आगे आपके पास मैन डाक पे यूपीआई ऐप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आईपीपीबी 15 दिसंबर 2020, ठीक है। डाक पे जो है यूपीआई ऐप को कब इंट्रोड्यूस किया गया, इसको छोड़ दो भाई। आईपीपी वाज इंट्रोड्यूस्ड, ये भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का 1 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत हुई। आगे आपके पास बड़ी टोल फ्री नंबर ऑफ एचटीएम डेबिट कार्ड, यहाँ पे कार्ड लिखना है, ठीक है, कार्ड है। मोबाइल इंटरनेट एसएमएस बैंकिंग, भाई एसएमएस बैंकिंग भी होती है, इंटरनेट बैंकिंग भी है, मोबाइल बैंकिंग भी है, सारी सुविधाएं हैं पोस्ट ऑफिस में। तो इसके लिए जो नंबर है वो क्या है, टोल फ्री नंबर 180042524440 है। अगला क्वेश्चन आपके पास, बट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ प्रिंटेड पेपर्स कंटेनिंग ओनली बुक्स एंड पैम्पलेट्स ऑफ आउटवर्ड फॉरेन पोस्ट। तो ये आपका क्या है, जो प्रिंटेड पेपर्स हमने किया इसमें आप बुक और पैम्पलेट भेज सकते हैं, उसका मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है, 5 किलोग्राम हो सकता है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है आपके पास, बट आर डायमेंशंस ऑफ प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड फॉरेन पोस्ट कार्ड टू बी सेंट फ्रॉम इंडिया। भारत से भेजे जाने वाले निजी निर्मित तौर पर, प्राइवेटली यानी कि जो निजी निर्मित तैयार किए जाते हैं, खुद तैयार किए जाते हैं, उनकी मैक्सिमम डायमेंशंस क्या हो सकती हैं पोस्ट कार्ड्स की। मैक्सिमम 105 मिलीमीटर बाई 148 मिलीमीटर, और मिनिमम की बात करें 90 मिलीमीटर बाई 140 मिलीमीटर हो सकता है। आगे आपके पास, बट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम वेट ऑफ बल्क बैग एज फार एज फॉरेन पोस्ट इज कंसर्न्ड। आपकी विदेशी डाक से संबंधित जो बल्क बैग होता है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम जो वेट लिमिट है वो क्या है आपकी। यहाँ पे मिनिमम की बात करें 5 kg है, और मैक्सिमम कितनी है 30 kg है, 30 किलोग्राम आप अधिकतम भेज सकते हैं, मिनिमम 5 किलोग्राम हो सकती है। आगे आपके पास, इनसफिशिएंटली पेड आउटवर्ड फॉरेन आर्टिकल्स कैन बी टैक्स्ड ओनली बाई ऑफिस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इनसफिशिएंटली पेड आउटवर्ड फॉरेन आर्टिकल्स, आपके जो भी आधे अधूरे भुगतान वाले आउटवर्ड जो विदेशों को भेजे जाने वाले आर्टिकल्स हैं, उनके ऊपर कर किसके द्वारा लगाया जाएगा, ऑफिस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के द्वारा लगाया जाएगा। एसएल मेल्स का क्या मतलब होता है, सरफेस एयरलिफ्ट मेल, ठीक है। एसएल का क्या मतलब हो जाएगा, सरफेस एयरलिफ्ट मेल। आगे आपके पास, इफ एड्रेसी ऑफ अ फॉरेन पार्सल वांट्स टू टेक डिलीवरी ऑफ हिज पार्सल एट ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी एड्रेसी फॉरेन पार्सल का वो क्या करना चाहता है, वो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में, विनिमय कार्यालय में भी चाहता है कि उसका जो पार्सल है उसको वितरित कर दिया जाए। भाई कैसा होता है, बिल्कुल होता है। द एड्रेसी हैज़ टू कॉल ऑन द ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। तो एड्रेसी को वहाँ ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में बुलाया जाएगा विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड इंक्लूडिंग प्रूफ ऑफ हिज आइडेंटिटी, ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि अभी भाई फॉरेन से आ रहा है तो उसमें कई बार बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो उसको लेके आने हैं, साथ में विद उसको प्रूफ आइडेंटिटी, अपनी पहचान के लिए प्रूफ भी साथ में लेके आना है। ये सारी डॉक्यूमेंट जो भी हैं आइडेंटिटी के लिए जो भी चाहिए वो सारी चीज़ें लेके कहाँ पे आएगा, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में आएगा, और उसका पार्सल उसको वहीं पर वितरित कर दिया जाएगा। आगे आपके पास, इफ़ आर्टिकल लायबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी आर डिटेन्ड एट दी आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। अगर कोई भी ऐसा आर्टिकल है जिसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी, निर्यात शुल्क लगना हो, और उसको क्या किया गया, आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में रोक लिया गया हो, एंड दी सेंडर इज इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ ड्यूटी। तो सेंडर जो भी होता है, प्रेषक जो होता है, उसको क्या किया जाता है, मान लीजिए भी मैंने एक आपका पार्सल जो या फिर आर्टिकल जो है वो फॉरेन कंट्री के लिए भेजना था जिसके ऊपर निर्यात शुल्क लगना था, अगर उसको आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में रोक लिया गया, मैंने नहीं दिया था, आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में उसको रोक लिया गया है, तो मुझे क्या किया जाएगा, मुझे ऑफिस ऑफ एक्सचेंज के द्वारा क्या किया जाएगा, कस्टम अथॉरिटीज डायरेक्टली मुझे उसकी पेमेंट के बारे में इन्फॉर्म करेंगी कि भाई इसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगनी है, ये दे दो, ठीक है। पोस्ट ऑफिस का इसमें कोई भी रोल नहीं है, डायरेक्टली वो भेजेगा यहाँ पे।
आगे आपके पास इफ अनपेड और अंडरपेड रजिस्टर आर्टिकल अंडर फॉरेन पोस्ट स्टैंडर्ड एट द काउंटर इट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एंड रिफ्यूज्ड। हम कर चुके हैं भाई, अगर फॉरेन पोस्ट में आपको कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल भेजना है, रजिस्टर्ड आर्टिकल मतलब पंजीकृत करवाना है, अभी आपको करवाया नहीं है और वो कैसा है, अनपेड है या अंडरपेड है, तो ऐसी स्थिति में उसको भाई रजिस्टर नहीं किया जाएगा और मना कर दिया जाएगा। आगे आपके पास इन विच फॉर्मेट नॉमिनल रोल इज मेंटेन, जो नॉमिनल रोल होता है कौन से फॉर्म के ऊपर मेंटेन किया जाता है, MS-12 के ऊपर इसको मेंटेन किया जाता है। एसओ में डिस्पोज ऑफ इट्स सरप्लस फंड्स इन बिच बे, ये हम कर चुके हैं, इसको दोबारा से नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई, एक बार फिर भी पढ़ देता हूँ मैं क्या चीज़ है। अगर एसओ के पास सरप्लस फंड हो जाते हैं, ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, ज़्यादा पैसे मतलब कि जो उसकी लिमिट है उससे ज़्यादा उसके पास पैसे हो जाते हैं, तो बाय रिमिटेंस टू ट्रेजरी और बैंक स्टेशन इन केस ऑफ सब ऑफिस सिचुएटेड एट ट्रेजरी बैंक स्टेशन, तो वो ट्रेजरी में जमा कर सकता है अगर वो ट्रेजरी स्टेशन पे है, बैंक स्टेशन में डिपॉजिट कर सकता है अगर वो बैंक स्टेशन पे है, तो ठीक है। एसओ इस तरह से दे सकता है या फिर अनदर एसओ को भेज सकता है या फिर एचओ को विबो रिमिटेंस कर सकता है, धन प्रेषण कर सकता है। आगे आपके पास व्हेन रिमिटेंस इज मेड टू अ सब ऑफिस थ्रू अ स्पेशल कैरियर, जब भी किसी सब ऑफिस को रिमिटेंस दी जाती है, धन प्रेषण दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, विशेष वाहक के जरिए। विशेष वाहक कौन सा है, अलग से तो नहीं आएगा, जो भी आपके क्या होते हैं मेल ओवरसीयर वगैरह होते हैं या पोस्टमैन या मैंने के जो भी भेजा जाएगा जिसके जरिए उसको स्पेशल कैरियर ही कहा जाएगा। इन विच डॉक्यूमेंट अ रिमार्क शुड बी रिटन फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ SPM एज टू हाउ द मनी वाज सेंट, तो उस सब ऑफिस का जो भी सब पोस्ट मास्टर होगा उसकी नॉलेज के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए भाई उसमें एक रिमार्क लिखा जाएगा। कौन सी चीज़ में लिखा जाएगा वो हमें बताना है कि भाई आपको जो पैसे भेजे गए हैं, आपको जो धन प्रेषित किया गया है वो कैसे किया गया है, कितना किया गया है। एसओ स्लिप में ऑब्वियसली है भाई, आपके एचओ से अगर धन प्रेषण जा रहा है तो किस में भेजा जाएगा, एसओ से भेजी जाएगी। एसओ को क्या भेजी जाती है, एचओ से एसओ स्लिप भेजी जाती है, तो उसी में रहेगा ये कि आपको कैसे पैसे भेजे जा रहे हैं। आगे आपके पास हेड sorting असिस्टेंट प्रिपेयर अ डेली रिपोर्ट इन फॉर्मेट ऑफ, तो ये दैनिक रिपोर्ट जो होती है आपके हेड sorting असिस्टेंट के द्वारा, प्रधान छंटाई सहायक के द्वारा जो बनाई जाती है, कौन से फोरम के ऊपर इसको बनाया जाता है, MS-83 के ऊपर इसको बनाया जाता है। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, डेली रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो भी इरेगुलरिटीज़ नोटिस की जाती हैं हेड sorting असिस्टेंट के द्वारा, या फिर जो भी इरेगुलरिटीज़ उसको सेट के बाकी पोस्टल sorting असिस्टेंट्स के द्वारा रिपोर्ट की जाती हैं, वो सारी होती हैं। और ये हेड sorting असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को सबमिट करता है, कैसे करता है, रिकॉर्ड ऑफिसर के जरिए करता है। आगे आपके पास मेल बैग एड्रेस्ड टू दी ऑफिस शुड बी ओपनड बाई, तो किसी भी कार्यालय को संबोधित डाक थैले जो होते हैं उनको किसके द्वारा खोला जाएगा, हेड sorting असिस्टेंट के द्वारा उसको स्वयं खोला जाता है। प्रधान छंटाई सहायक केवल कष्ट खुद ही करते हैं। नॉमिनल रोल ऑफ मेटल टोकन आर कैप्ट बाय रिकॉर्ड ऑफिसर, जो नॉमिनल रोल होता है मेटल टोकन्स का वो किसके द्वारा रखा जाता है, रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा रखा जाता है। एशियन ओशियन पोस्टल यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विद हेडक्वार्टर इन, तो भाई एशियन ओशियन पोस्टल यूनियन की स्थापना कब हुई और हेडक्वार्टर कहाँ पे था उसका, 1962 में हुई और हेडक्वार्टर कहाँ पे था, मनीला फिलीपींस में था। राउंड एंड अबलोंग मनी ऑर्डर स्टैम्प एंड इंश्योरेंस सील शुड बी केप्ट इन कस्टडी ऑफ, तो जो राउंड एंड ऑबलोंग मनी ऑर्डर स्टैम्प होती है, ये राउंड भी और मनी ऑर्डर ऑबलोंग स्टैम्प भी ये किसके ऊपर लगती है, मनी ऑर्डर फॉर्म वगैरह पे ऊपर लगती है। और साथ में जो इंश्योरेंस सील होती है, बीमा मोहर होती है, हमेशा किसकी कस्टडी में रहेगी भाई, पोस्ट मास्टर की कस्टडी में ये रहती है। ट्रांजिट बैग्स मस्ट ऑलवेज बी क्लोज्ड एंड सील्ड इन दी प्रेजेंस ऑफ, जो आपके ट्रांजिट बैग होते हैं हमेशा किसकी अभिरक्षा में, इनको बंद किया जाना चाहिए और सील किया जाना चाहिए हेड sorting असिस्टेंट, मेल एजेंट या फिर मेल गार्ड की देख रेख में इनको हमेशा बंद किया जाना चाहिए। उसके बाद आपके पास प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ ऑर्डर बुक ऑफ मेल ऑफिस एंड सेक्शनिस्ट, डाक कार्यालय या अनुभाग की जो आदेश पुस्तिका होती है उसका प्रिजर्वेशन पीरियड कितना है, 3 वर्ष है। ये कर चुके हैं, प्रिजर्वेशन पीरियड वाला आपको नहीं आता है, पिछली वीडियो चेक करना, उसमें सेंटर में जाके, सेंटर में मतलब जाके ऐसे नहीं पूरी देखना, उसमें आपको मिल जाएंगे ये प्रिजर्वेशन पीरियड वाले जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारे उसमें करवाए हुए हैं, वो अच्छे से कर लेना। आगे आपके पास दी सुपरवाइजर ऑफ CRC कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर, सुपरवाइजर जो होता है कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर का इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज़ के लिए वो जिम्मेदार होता है, टाइमली ओपनिंग ऑफ सेट, जो सेट है उसको टाइम से खोलने के लिए। दूसरा है आपके पास मेंटेनिंग मास्टर डाटा फॉर दी इंटरिम डिस्पैच, आंतरिक प्रेषण के लिए मास्टर डाटा को मेंटेन करना। ओपनिंग बैग एलोकेशन एंड क्लोजिंग बैग एलोकेशन, इन सभी चीज़ों के लिए आपका सुपरवाइजर
CRC जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। आगे आपके पास पोस्ट ऑफिस विच एक्सचेंजेस मेल विद फॉरेन कंट्रीज इज नोन एज, ऐसा कार्यालय, ठीक है, ऐसा कार्यालय नहीं, ऐसा डाकघर जो विदेशों में स्थित कार्यालयों के साथ डाका आदान प्रदान करता है उसको क्या कहा जाता है, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई जो आपको अच्छे से कर लेना है, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में भी पोस्ट ऑफिस में भी सॉर्टिंग ऑफिस, ठीक है, आपका पोस्ट ऑफिस भी हो सकता है, सॉर्टिंग ऑफिस भी हो सकता है, एक और है वो कौन सा है डेफिनेशन में देखना पड़ेगा भाई, आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। 3 तरह के होते हैं, सॉर्टिंग ऑफिस, मेल ऑफिस और पोस्ट ऑफिस, ये 3 है, ठीक है। जो भी विदेशों में स्थित कार्यालयों के साथ डाका आदान प्रदान करेगा उसको ऑफिस ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है, विनिमय कार्यालय कहा जाता है। All record relating to articles received or dispatched by foreign post should be preserved for a period of, तो जितने भी रिकॉर्ड होते हैं जो ऐसे आर्टिकल्स के साथ जुड़े होते हैं जो फॉरेन पोस्ट के जरिए आपको प्राप्त होते हैं, ठीक है, उनसे संबंधित जो भी होते हैं उनको कितने समय तक प्रिजर्व करके रखा जाता है, 12 महीने तक। अभी तभी तो बात होती है कि जब भी आपको भाई अगर कंप्लेंट करनी है फॉरेन पोस्ट के बारे में तो कितने समय के भीतर करनी होती है, 1 साल के भीतर, क्योंकि इसका रिकॉर्ड 1 साल ही रखा जाएगा, उसके बाद नष्ट कर दिया जाता है। APPU फुल फॉर्म भाई ये नहीं करवाऊंगा, ये आप कर लेना खुद ही। आगे आपके पास इन फॉरेन पोस्ट दी टर्म लेटर पोस्ट अप्लाइज टू, ठीक है, फॉरेन पोस्ट में जो टर्म आपकी आती है लेटर पोस्ट, ये किसके ऊपर अप्लाई होती है, लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, एरोग्राम। और ये इंपॉर्टेंट है, ये भाई क्या है, लेटर्स, पोस्ट कार्ड, एरोग्राम। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी भाई इंग्लैंड में आपके पास लेटर्स, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड क्या होते हैं, प्रथम श्रेणी के लेख होते हैं। फॉरेन पोस्ट में कौन से हो जाएंगे, लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स और एरोग्राम्स, किसमें आ जाएंगे, आपके प्रथम श्रेणी मेल में आते हैं। The period of detention of undelivered articles addressed to foreign countries is governed by the internal regulations of the, अब आपका घर है, ठीक है, आपके घर में आपके ही रूल चलेंगे, कोई तीसरा व्यक्ति आके थोड़ी चलाएगा भाई, मेरे घर में मेरे रूल तो चलो नहीं चलते हैं, बट आपका आता है ना कि जैसे जिसका घर है भाई उसके ही रूल चलते हैं। तो भाई सेम चीज़ यहीं पे बोली गई है, जो अनडिलीवरेबल आइटम्स, अनडिलीवर्ड आइटम्स होती हैं भाई जिनका वितरण नहीं हो पाया, जैसे इंग्लैंड में मान लीजिए फॉरेन से कोई पार्सल आ रहा है, भारत में एड्रेस ही नहीं मिला, उसका वितरण नहीं अभी हो पाया है, तो उसको एक रोकने की अवधि होती है, उसको डिटेन करने की अवधि होती है, कितने समय तक रोक के रखा जाता है इंक्वायरी करने के लिए या कुछ भी जो चीज़ होती है। तो उसमें क्या होता है, वो वाले जो रूल होते हैं कि कितने समय तक किसी भी पार्सल या आर्टिकल को रोक के रखा जाएगा, वो किसके आंतरिक नियमों के आधार पर होगा, जो भाई कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन होगी, गंतव्य के देश, यानी कि जिसका घर है उसी के रूल चलेंगे। जो भी डेस्टिनेशन कंट्री होगी, वितरण कार्यालय, डेस्टिनेशन कंट्री यानी कि जहां से उस लेख का वितरण होने वाला है भाई, वही कार्यालय के, उसी कार्यालय के देश के जो भी कानून होंगे उसी के हिसाब से वो रोकेंगे, हमारी वहां पे कोई मर्जी नहीं चलती है। अगला है आपके पास अनडिलीवरेबल कोरेस्पोंडेंस इज रिटर्न टू कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड रिटर्न प्लस डिलीवर टू सेंडर ऑन पेमेंट ऑफ चार्जेस ड्यू फैनी। तो ये हमने कर लिया है भाई, जो भी अनडिलीवरेबल कोरेस्पोंडेंस होता है, अनडिलीवरेबल कोरेस्पोंडेंस, अनडिलीवर्ड हमने किया, अनडिलीवर्ड हमने पढ़ा, अनडिलीवर्ड का मतलब भाई जिसका वितरण नहीं हो पाया, अनडिलीवरेबल जिसका वितरण हो नहीं सकता है भाई, उसकी बात यहाँ पे की गई है। उसको कंट्री ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन वाली कंट्री कौन सी हो जाएगी, जहाँ से मूल देश, जहाँ से उसको क्या किया गया, पोस्ट किया गया है, एंड रिटर्न प्लस डिलीवर टू सेंडर ऑन पेमेंट होता है, उसको कंट्री ऑफ ओरिजिन को भेज दिया जाएगा प्लस सेंडर को वापस कर दिया जाएगा। और कैसे किया जाएगा भाई, चार्जेस जो है उससे लिए जाएंगे। अभी चार्जेस, अभी जैसे इंग्लैंड में क्या होता है, इंग्लैंड में भाई आपके एक बार दे दिए चार्जेस तो वही चलते रहते हैं, पार्सल में लिए जाते हैं, आपके उसमें लिया जाता है आपके रीडायरेक्शन चार्जेस, लेकिन बाकी आर्टिकल्स में ऐसे ही चल जाता है। लेकिन फॉरेन में ऐसे नहीं चलता है भाई, आपको दोबारा से कई चार्जेस जो है वो रीपैकिंग चार्जेस वगैरह ये वो जो भी हैं वो देने पड़ते हैं। पोस्ट कार्ड विच डू नॉट वेयर एड्रेस ऑफ सेंडर आर नॉट रिटर्न, ठीक है, ऐसे पोस्ट कार्ड जिनके ऊपर एड्रेस नहीं है सेंडर का, उनको रिटर्न नहीं किया जाता है, वापस नहीं किया जाता है, लेकिन वो रजिस्टर नहीं होना चाहिए भाई, आधा लिखा हुआ है कर लेना साथ में, रजिस्टर्ड अगर हो तब तो भेजा जाएगा वापस, रजिस्टर नहीं है तब नहीं भेजा जाएगा, तब वहीं का वहीं रह जाएगा। आगे आपके पास ये प्रिंटेड पेपर सर्विस इन फॉरेन पोस्ट कोरस्पॉन्ड्स टू विच सर्विस इन इंडिया पोस्ट, तो ये हम कर चुके हैं भाई, भारतीय पोस्ट में, भारतीय डाक में और फॉरेन पोस्ट में। जैसे फॉरेन पोस्ट में प्रिंटेड पेपर है, वैसे ही इसका सगा संबंधी, सगा भाई, जुड़वा भाई जो है इंग्लैंड पोस्ट में कौन सा है, बुक पैकेट है, ठीक है, बुक पैकेट और प्रिंटेड पेपर इंग्लैंड और फॉरेन पोस्ट में सेम ही चीज़ है। आगे है आपके पास अकॉर्डिंग टू क्लोज 77 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 द इंश्योरेंस लिमिट अडोप्टेड बाई इंडिया इज, भाई फॉरेन पोस्ट में आप इंश्योरेंस करना चाहते हैं किसी भी लेख की, तो उसके लिए मैक्सिमम कितनी लिमिट है, 10,000 रुपये तक आप कर सकते हैं, ठीक है, इंग्लैंड में अलग है, फॉरेन में अलग है।
आगे है अब आपके पास अबाउट फॉरेन पार्सल। फॉरेन पार्सल के बारे में कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई पढ़ लेते हैं। लेंथ शुड नॉट एक्सीड 1.05 मीटर। तो जितनी भी वीडियोस में आती है ना ये भाई लेंथ में चिल्ला चिल्ला के एक ही चीज़ बोलता हूँ भाई, 1.50 नहीं है 1.05 मीटर है, ये भूलना मत, गलत मत करके आना। उसके बाद है सम ऑफ लेंथ प्लस ग्रेटेस्ट सर्कमफ्रेंस मेजर्ड इन डायरेक्शन अदर देन दी लेंथ शुड नॉट एक्सीड 2 मीटर। उसके बाद आपके पास लंबाई और सबसे बड़ी जो परिधि है, ठीक है, और ये सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट सर्कमफ्रेंस आपकी कौन सी, लेंथ वाली साइड को छोड़कर, ठीक है, उसको नहीं साथ में गिना जाएगा, दूसरी जो भी होगी उसको गिना जाएगा। इन दोनों का जोड़ जो है 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेंथ है 1.5 मुझसे भी हो गया यहाँ पे कुछ, 1.05 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लेंथ प्लस ग्रेटेस्ट सर्कमफ्रेंस 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पार्सल शुड हैव अ सरफेस मेजरिंग नोट लेस देन 90 बाई 140 मिलीमीटर। उसके बाद पार्सल की जो सरफेस मेजरिंग है, सरफेस मेजरिंग क्या मतलब कि उसकी सतह का माप, वो कितने से ज़्यादा नहीं होना, कितने से कम नहीं होना चाहिए। पार्सल शुड हैव अ सरफेस मेजरिंग नोट लेस देन 90 बाई 140 मिलीमीटर, भाई इससे कम नहीं होना चाहिए 90 बाई 140 मिलीमीटर से। और वेट लिमिट की तो बात ही हम नहीं करेंगे, हम कर चुके हैं। आगे आपके पास एडवाइस ऑफ डिलीवरी कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर इंश्योर्ड पार्सल एड्रेस्ड टू एनी कंट्री टू विच द सर्विस इज अवेलेबल एक्सेप्ट फॉर पार्सल एड्रेस्ड टू। तो जैसे एक्नोलेजमेंट होती है इंग्लैंड में, वैसे एडवाइस ऑफ डिलीवरी होती है, वितरण की सूचना होती है फॉरेन पोस्ट में। आप कोई भी इंश्योर्ड पार्सल आप भेज रहे हैं फॉरेन कंट्री के लिए, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, एडवाइस ऑफ डिलीवरी प्राप्त कर सकते हैं, जो एड्रेसी के द्वारा साइन की होगी। अब यहाँ पे कौन से देश के लिए आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ पूछी गई है, तो कनाडा को छोड़कर बाकी सारे देशों से आप प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी, अभी इंश्योर्ड में करते थे हम, इंग्लैंड में क्या करते थे भाई, कोई चार्जेस नहीं देने, अब मुफ्त जाएगा, कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं। लेकिन एडवाइस ऑफ डिलीवरी के लिए भाई चार्जेस लगते हैं, इसमें चाहे आपका इंश्योर्ड ही क्यों ना हो, तब भी आपको चार्जेस जो हैं वो देने पड़ेंगे। एक्नोलेजमेंट के लिए इंग्लैंड में नहीं लिए जाते हैं, फॉरेन में लिए जाते हैं एडवाइस ऑफ डिलीवरी के लिए। मनी ऑर्डर्स from foreign countries that has become void cannot be paid after expiry of। विदेशों से प्राप्त मनी ऑर्डर जो क्या हो चुके हैं, वॉइड हो चुके हैं, शून्य हो चुके हैं, उनकी पेमेंट कितने समय के बाद नहीं की जाएगी, 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट इन इंडिया, भारत में प्राप्त होने के 6 महीने के बाद। उसके बाद आपके पास कंट्रोलर ऑफ फॉरेन मेल इज लोकेटेड इन, जो आपकी फॉरेन मेल है, विदेशी डाक का कंट्रोलर कहाँ पे है भाई, मुंबई में स्थित है। आगे आपके पास बट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन पोस्ट, ये क्या चीज़ आ गई भाई, बहुत ही आसान है। फॉरेन पोस्ट में डेफिनेशन क्या है भाई, आपकी विदेशी डाक हम करने इतनी देर से मैं बोले जा रहा हूँ, क्या होती है ये, क्या डेफिनेशन है इसकी। फॉरेन पोस्ट अप्लाइज टू सर्विसेज विच डू नॉट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन पोस्ट। भाई ये क्या बात हुई है ना, ये क्या बोल रहे हैं कि आपकी फॉरेन पोस्ट उन सर्विसेज के ऊपर अप्लाई होती है जो आपकी किसकी डेफिनेशन में, भाई ये गलत लिख दिया भाई, फॉरेन पोस्ट नहीं आएगा। फॉरेन पोस्ट अप्लाइज टू दी सर्विसेज विच डू नॉट कम्स विद इन दी डेफिनेशन ऑफ इनलैंड पोस्ट, जो अंतर्देशीय डाक की परिभाषा में नहीं आती है उसको फॉरेन पोस्ट कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इसको सही कर लेना, ठीक है। फॉरेन पोस्ट नहीं क्या आएगा आपके पास, इनलैंड पोस्ट आएगा, ठीक है, ये कर लेना इसको एक बार सही। आगे आपके पास इफ एनी डिस्प्यूट अराइजिंग रिलेटिंग टू लाइसेंस ऑफ विल्क वैग सिस्टम इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन पोस्ट द मैटर शुड बी रेफर्ड टू। अगर विल्क वैग के लाइसेंस के बारे में डिस्प्यूट हो जाता है भाई, झगड़ा हो जाता है, लाइसेंसी बोल रहा है चाहिए, सीपीएमजी बोल रहे हैं मैं नहीं दूंगी, ठीक है, लाइसेंस मैं मेरे पास नहीं है, मैं नहीं करूंगी, या जो भी है, ठीक है, वो नहीं, लड़ाई हो रही है, ठीक है, निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो ये जो मैटर होगा ये किसको रेफर किया जाएगा, डायरेक्टर जनरल को, और भाई उसका निर्णय जो भी होगा वो फाइनल रहेगा। आगे आपके पास बट इज ये नहीं करेंगे भाई, हो चुका है। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 डील्स भी दिए, कर लेते हैं भाई। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 किससे संबंधित है, रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू इनलैंड पोस्ट। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 किससे संबंधित है, रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू फॉरेन पोस्ट, विदेशी डाक से संबंधित नियम और विनियमों से संबंधित है। आगे आपके पास बीच ऑफिसेज आर ऑथराइज्ड टू डिलीवर फॉरेन पार्सल्स, ठीक है, आपके जो फॉरेन पार्सल हैं, विदेशी पार्सल्स हैं, उनको वितरित कौन कर सकता है, कौन अधिकृत है इस चीज़ के लिए, तो जितने भी डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेज होते हैं वो सभी इनका वितरण कर सकते हैं। आगे आपके पास हाउ टू डिस्पोज फॉरेन पार्सल विच इज़ फाउंड अबंडेंट एट ऑफिस ऑफ डिलीवरी एट फॉरेन कंट्री।
तो उस पार्सल का, उस विदेशी पार्सल का निपटान कैसे किया जाएगा जिसको विदेश में, ठीक है, फॉरेन कंट्री में उसके जो ऑफिस ऑफ डिलीवरी में अबंडेंट माना गया है। अबंडेंट भाई क्या चीज़ होती है? परित्यक्त माना गया है, उसको छोड़ा हुआ माना गया है, ना एड्रेस ही ले रहा है ना सेंडर ले रहा है, ठीक है, ना एड्रेस ही का पता है ना सेंडर का कुछ भी पता नहीं है, उसको त्यागा हुआ माना गया है, उसको त्याग दिया है, सभी ने छोड़ दिया है। तो उसको कैसे उसका निपटान किया जाएगा? इट विल बी सोल्ड बाई ऑक्शन, भाई उसकी नीलामी की करके उसको बेचा जाएगा। अगर तो भाई उसमें है कुछ तभी बेचा जाएगा, अगर नहीं है तो इट विल बी डिस्ट्रॉयड बाय फॉरेन कंट्री, नहीं तो उसको फॉरेन कंट्री के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। ये दोनों ही ऑप्शंस होती हैं। अभी नहीं है कुछ भी उसमें वैल्यूएबल तो खरीदेगा कौन भाई? अगर वैल्यूएबल है तो कोई खरीद सकता है मेरे जैसा, ठीक है, तो हो जाएगा, उसको नष्ट भी किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, चैप्टर 1 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट डील्स विद। अभी ये मैं क्वेश्चन क्यों ऐड कर रहा हूँ भाई? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, हो सकता है या इस बार भी पूछ लिया जाए, तो ये आपको पता होना चाहिए। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1 जो है किससे संबंधित है? मिसलेनियस रूल से संबंधित, ठीक है। इसका अध्याय 1 जो है किससे संबंधित रहेगा? विविध नियमावली से ये संबंधित है। आगे है आपके पास, आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू फॉरेन कंट्रीज शुड बी ट्रीटेड एज अनक्लेम्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंगली। आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू फॉरेन कंट्रीज, ये क्या चीज़ बोली गई है भाई? ये थोड़ा गलत है, आगे पढ़ लेते हैं क्या बोला गया है। इन केस इनश्योर्ड आर्टिकल्स विच आर नॉट बिलीव्ड टू कंटेन वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, पोस्ट मास्टर अलाउड टू यूज देयर डिस्क्रिशन इन डिलीवरिंग देम टू एनी नियर रिलेटिव ऑफ द डिसीज्ड। तो ये भाई क्वेश्चन क्या होना था? आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू डिसीज्ड पर्सन, ठीक है, फॉरेन कंट्री नहीं, आर्टिकल एड्रेस्ड टू डिसीज्ड पर्सन होना था। उसको क्या मानना जाएगा? कोई भी मृतक व्यक्ति को संबोधित लेख है उसको अनक्लेम्ड मानना चाहता है, अनक्लेम्ड लावारिस मानना चाहता है, और उसको उसी तरह से निपटाया जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, वो क्या चीज़ होती है भाई? कि इन केस अनइंश्योर्ड आर्टिकल, अगर तो वो कैसा है? बीमित नहीं है, बीच आर नॉट बिलीव टू कंटेन वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, या फिर उसमें कोई भी आपका सामान, कीमती सामान होने की संभावना नहीं है, पोस्ट मास्टर्स आर अलाउड टू यूज देयर डिस्क्रिशन। पोस्ट मास्टर अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है भाई, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकता है। उसको क्या करना चाहिए? अपनी सूझबूझ के हिसाब से इन डिलीवरिंग दैम टू एनी नियर रिलेटिव ऑफ द डिसीज, तो वो क्या कर सकता है? अपने विवेक का इस्तेमाल करके उस मृतक के किसी भी नज़दीकी रिश्तेदार को उसका वितरण दे सकता है। हु मे हैव अप्लाइड फॉर देम, ऐसे ही नहीं दे देगा कि भाई आप ये जबरदस्ती है ले लो, अगर किसी ने अप्लाई किया तभी वो देगा। और मे डिजायर टू रिसीव देम, या फिर उसने ऐसी इच्छा जताई हो कि भाई मुझे चाहिए, तभी दिया जाएगा। ऐसे पोस्ट मास्टर जबरदस्ती तो देगा नहीं। उसके बाद आपके पास है चैप्टर 1 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 डील्स विद। तो आपके पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 का जो अध्याय 1 है किससे संबंधित है? पोस्टमैन एंड विलेज पोस्टमैन से संबंधित है, ठीक है, डाकिया और ग्रामीण डाकिये से संबंधित है। रूल 12 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 कर लेना, पूछे गए हैं, इसको अच्छे से कर लेना। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फंड्स एट सब ऑफिसेज, ये देखो, ये भाई वही क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं के संबंधित रूल पूछे गए हैं। अभी सरप्लस फंड वाला हमने किया, ठीक है, पोस्टमैन और विलेज पोस्टमैन वाला हम बार बार करते हैं, तो वही पूछे गए हैं, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा इसमें नहीं है, इतना डीप में नहीं पूछा जाता है कभी, क्योंकि उनको भी पता है भाई 500 पेजेस क्या इनको कौन पढ़ेगा, और है भी अगर उसमें कुछ मतलब की चीज़ ही नहीं है तो पढ़ना भी क्यों है? जो मतलब की है वही पूछे जाते हैं। चैप्टर 2 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 रिलेट्स टू, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 का अध्याय 2 जर्नल रूल्स फॉर ट्रांजिट सेक्शन एंड मेल ऑफिसेज, जो डाक कार्यालय अनुभाग होते हैं उनके लिए सामान्य नियम क्या होंगे। चैप्टर 3 आपका पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 किससे संबंधित है? छंटाई डाक कार्यालयों से संबंधित है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी हम बार बार करते हैं। आपके पास अगला क्वेश्चन है, एक्सेप्ट ऑन द अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेड ऑफ सर्कल अ मेल ऑफिस में नोट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? देखिए, जो हेड ऑफ सर्कल होता है और डायरेक्टर जनरल होता है, ये दोनों अथॉरिटीज़ ऐसी हैं, ये क्या कर सकती हैं? किसी भी मेल ऑफिस को ऑथराइज कर सकती हैं कि वो किसी भी आर्टिकल को रीडायरेक्ट कर सकें या एड्रेसी को वितरित कर सकें। अभी ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि अभी आप पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, आपने देखा है, आपको अगर पोस्ट ऑफिस में आर्टिकल को रोकना है तो आप अपनी मर्जी से रोक सकते हैं, ठीक है, कंडीशंस तो फॉलो करनी है, लेकिन अपनी मर्जी से आप रोक सकते हैं। रीडायरेक्ट करना है भाई तब भी कर सकते हैं, कोई आपको किसी से पूछना थोड़ी है, आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, ठीक है। एड्रेस ही नहीं रहता है, दूसरी जगह पे रहता है, आपको पता है, आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेल ऑफिस होता है, उसके मामले में ऐसा नहीं होता है। पोस्ट ऑफिस में तो चल जाएगा, मेल ऑफिस में ऐसा नहीं होता है। मेल ऑफिस डायरेक्टर जनरल और हेड ऑफ सर्कल की अथॉरिटी के बिना किसी भी आर्टिकल को ना तो रीडायरेक्ट कर सकता है, ना ही इंटरसेप्ट कर सकता है, ना ही भाई रोक सकता है, ना ही उसको एड्रेसी को वितरित कर सकता है। अगर करना है तो डायरेक्टर जनरल या हेड ऑफ सर्कल की उसको
अथॉरिटी चाहिए। अब दूसरा यहाँ पे एक होता है रिकॉल ऑफ आर्टिकल, किसी भी ले को वापस बुलाना। तो उसमें जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी हैं? डायरेक्टर जनरल है, पीएमजी, भाई हेड ऑफ सर्कल नहीं बोल रहा हूँ, सीपीएमजी नहीं बोल रहा हूँ, पीएमजी बोल रहा हूँ, हेड ऑफ रीजन की बात कर रहा हूँ, डायरेक्टर जनरल, हेड ऑफ रीजन। उसके बाद उन पोस्ट ऑफिस का जो भी आपका डिविजनल सुपरिटेंडेंट होगा वो कर सकता है। अगर फर्स्ट क्लास आपका हेड पोस्ट ऑफिस था तो फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर कर सकता है। ये सारी अथॉरिटीज़ रहती हैं किसी भी आर्टिकल को वापस बुलाने के लिए। तो कौन सी अथॉरिटी रहेगी, किस चीज़ के बारे में पूछा गया है, उसके हिसाब से आंसर देना, अपनी मर्जी नहीं करनी है। अगले आपके पास चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फॉरेन पोस्ट मैनुअल रिलेट्स टू फॉरेन पोस्ट मैनुअल, ठीक है, पार्ट 1 चैप्टर 2, ठीक है, किससे संबंधित है? आउटवर्ड सरफेस मेल से जुड़ा हुआ है। आगे आपके पास अंडर फॉरेन पोस्ट मैनुअल के अंतर्गत काउंटर फिटिंग ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, उसके बाद फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ जेन्युइन पोस्टल आइडेंटिटी कार्ड आर पनिशेबल ऑफेंसेस। तो भाई आप पोस्टेज स्टैम्प्स का गलत यूज़ कर रहे हैं या फिर आइडेंटिटी कार्ड है उसका धोखे से यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक ऐसे अपराध हैं जिनके लिए आपको सजा होगी। भाई ऐसे नहीं करना है, गलती नहीं करना। अगला क्वेश्चन है आपके पास कस्टम्स कंट्रोल लीडिंग टू डिटेंशन ऑफ अ पोस्टल आर्टिकल, इट्स डिटेंशन फॉर एग्जामिनेशन, इम्पोजिशन ऑफ ड्यूटी और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय सेंडर और द एड्रेसी आर कैरिड आउट ओनली इन। तो यहाँ पे क्या चीज़ बोली है? किसी भी पोस्टल आर्टिकल को रोकना किस चीज़ के लिए? कस्टम कंट्रोल के लिए रोकना, ठीक है, उसकी जांच करना, उसके ऊपर ड्यूटी लगाना या फिर डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए जाने एड्रेसी के द्वारा या सेंडर के द्वारा जो भी है। तो ये वाला जो काम होता है कहाँ पे किया जाता है? फॉरेन पोस्ट ऑफिस में या फिर सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस में किया जाएगा। आगे आपके पास सुजेशन एंड कंप्लेंट बुक इज अवेलेबल एट, सुझाव और शिकायत पुस्तिका कहाँ पर उपलब्ध होती है? भाई जितने भी कार्यालय होते हैं ना, जितने भी कार्यालय नहीं, जितने भी डाकघर होते हैं, ठीक है, वहाँ पे उपलब्ध होती है। ऑल पोस्ट ऑफिस में ये उपलब्ध रहेगी। मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क MS-11 इज इशूड बाई, मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क जो होता है, कार्य वितरण का ज्ञापन जो होता है, MS-11 के ऊपर बनाया जाता है। सुपरिटेंडेंट डिविजनल हेड के द्वारा इसको इशू किया जाता है। कब किया जाता है? व्हेन मोर देन वन ऑफिशियल वर्क इन एन ऑफिस और सेक्शन, जब एक ही कार्यालय में या एक ही अनुभाग में एक से ज़्यादा आपके क्लर्क जो हैं, ठीक है, ऑफिशियल्स काम करते हैं, तभी आपका मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क जो है इसको इशू किया जाता है। आगे आपके पास हु इज़ पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्टनेस ऑफ SO अकाउंट एंड कैश बैलेंस, ठीक है, SO के अकाउंट और कैश बैलेंस के लिए पर्सनली कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? भाई जो उसका इंचार्ज होगा वही तो होगा ना। सब पोस्ट मास्टर होता है आपके सब ऑफिस का, SPM होता है, तो वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, SCWF ये किया है हमने शायद पिछली वीडियो में किया है, सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड एक्ट 2015। आगे आपके पास TD कमीशन टू BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर को भाई TD कमीशन मिलता है। आप TD करते हैं 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की कमीशन आपको मिलता है। कितना मिलता है भाई? अगर तो 1 ईयर TD आप करते हैं 0.5% मिलेगा, 2 साल और 3 साल वाली करते हैं 1% मिलेगा, 5 साल वाली करने पर आपको 2% कमीशन मिलता है। भाई इतना कमीशन मिलता है तो करा करिए, ठीक है, बहुत सारे पैसे बनते हैं। आगे आपके पास SAS एजेंट कमीशन, SAS एजेंट क्या होता है? फुल फॉर्म हमने की थी, तो ये देख लेना क्या होती है। तो उसको कितना कमीशन मिलता है? RD में उसको 4% मिलता है और 4% हर डिपॉजिट पे मिलता है, ये चीज़ ध्यान रखना। नेशनल सेविंग TD के ऊपर 0.5% मिलता है। उसके बाद MIS के ऊपर 0.5% मिलता है। उसके बाद आपके पास नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC के ऊपर 0.5%, किसान विकास पत्र आपके KVP जो होते हैं 0.5, तो इन सभी के लिए 0.5 और आपकी रिकरिंग डिपॉजिट के लिए 4% मिलता है। A metal token of authorized type must be carried by all RMS ऑफिशियल्स एक्सेप्ट, जो आपके मेटल टोकन्स होते हैं अधिकृत टाइप के, उनको RMS के रेलवे मेल सर्विस के सभी अधिकारियों द्वारा कैरी किया जाता है, सिवाय कौन से अधिकारियों को छोड़कर? सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स को छोड़कर, जो पर्यवेक्षण अधिकारी होते हैं उनको छोड़कर बाकी सभी इनको कैरी करते हैं। आगे है आपके पास बट इज द प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ वर्क पेपर्स ऑफ RMS ऑफिसेज एंड सेक्शंस, रेलवे मेल सर्विस के जो कार्यपत्र होते हैं या जो कार्यालय होते हैं और अनुभाग होते हैं, उनके जो कार्यपत्र होते हैं उनके प्रिजर्वेशन पीरियड की बात करें तो कितने हैं? 18 महीने। 18 महीने तक इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कस्टडी ऑफ इंश्योरेंस सील, जो बीमा मोहर होती है उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होता है? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है, प्रधान छंटाई सहायक होता है।
अगला है आपके पास दी कॉन्सेप्ट इन विच ऑल कंट्रीज in universal postal union are considered as part of one single territory for reciprocal exchange of letter mail articles is called। तो हमें क्या बताना है, हमें भाई वो वाली चीज़ बतानी है जहाँ पे क्या किया जाता है, यूपीयू में जितनी भी मेंबर्स कंट्री है उनको एज अ सिंगल टेरिटरी के रूप में माना जाता है। किस उद्देश्य के लिए, जो डाक की आदान प्रदान के लिए, तो फ्रीडम ऑफ ट्रांजिट के थ्रू माना जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे लास्ट ही क्वेश्चन है आज की वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। इंडिकेशंस दी हुई हैं। तो सबसे पहले पैकेट्स पाकवेट्स, ये क्या चीज़ होती है भाई, स्मॉल पैकेट्स के ऊपर इंडिकेशन ये दी जाती है, पैकेट्स पाकवेट्स। उसके बाद है सियोग्राम, सियोग्राम का यूज़ किसके लिए किया जाता है, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के लिए। फोर्स मेजर, इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, बियॉन्ड कंट्रोल, ठीक है, जो आपके कंट्रोल से परे है। उसके बाद नी पास नेक्स्ट पेंडर का डू नॉट रीडायरेक्ट, इसको रीडायरेक्ट नहीं करना है, इसका मतलब हो जाएगा। प्रेवन का मतलब बायर मेल, ये भाई इंडिकेशन से ना बार बार पूछी जाती है, एक नंबर है, इतनी छोटू सी लाइन है, एक नंबर मिलेगा, अच्छे से कर लेना याद। तो ये थे आज के लिए इतने सारे क्वेश्चन जो हमने कर लिए हैं। ठीक है, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी 2-3 वीडियोस आपकी और बनेंगी, तो उन 2-3 वीडियोस में अभी इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 वॉल्यूम 6 और 7 से बनते हैं उन सभी को कवर किया जाएगा। रेगुलर क्लासेस में आपको जुड़ना है तो आप जुड़ के ज़रूर उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह से आपको पढ़ाया जाता है, इसी तरह से आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, बिल्कुल सिंपल करके उनमें लिखा होता है। आप अगर किसी की वीडियो भी नहीं देखेंगे तब भी आपको वो समझ आएंगे। दूसरा, आपके डेली एग्जाम लिए जाते हैं भाई, PDF फाइल्स आपको दी जाती हैं प्रिंट आउट करवाने के लिए, आप प्रिंट आउट करवा के बुक बनवा के उनकी पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ भाई, ये देख लो, इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ये आपको दिए जाएंगे सभी एग्जाम से पहले, और उसके बाद आपसे एग्जाम लिए जाते हैं भाई, टेस्ट सीरीज चलाई जाती हैं, मैथ GK रीजनिंग वगैरह भी करवाई जाती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको हमारे साथ जुड़ जाना है, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आपको मैसेज कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।